यूट्यूब चैनल मेडिकल एंड नर्सेस सब। आज हम बात करने वाले हैं एमएसएन के कुछ क्वेश्चन की, कुछ एनाटॉमी के भी साथ में ऐड किए गए हैं। तो जो भी लोग चैनल पर नए हैं और यदि आपको चैनल की क्लासेस अच्छी लगती हो तो आप लोग सब्सक्राइब करके क्लासेस को जरूर देखिएगा। और एक और अनाउंसमेंट, मेडिकल एंड नर्सेस हब का जो शॉर्ट जी के चैनल है वो ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है, जिसपे आपको जुलाई से डेली का करंट अफेयर अपडेट किया जा रहा है। तो आप लोग एक बार जाके विजिट ज़रूर कीजिएगा। यदि वहाँ का आपको जीके जीएस अच्छा लगता हो तो आप वहाँ पे भी सब्सक्राइब कर सकते हैं एज यू विश। तो यहाँ पर आज की क्लास स्टार्ट करने के पहले मैं बता दूं कि अभी सभी बुक्स पर फ्लिपकार्ट पर भी और डायरेक्ट ऑर्डर में तो और ही ज़्यादा बम्पर डिस्काउंट चल रहे हैं, तो आप लोग ऑर्डर कर सकते हैं। पीडीएफ में भी अभी डिस्काउंट चल रहे हैं, मैंने कल भी आपको बताया था। तो जो भी लोग जो भी मटेरियल लेना चाहते हैं आप लोग ले सकते हैं। आज के लिए जो हमारा पहला क्वेश्चन है वो आपको ये रहा, लोकल एप्लीकेशन ऑफ मॉइस्ट हीट टू द pelvis और रेक्टल एरिया बाय सिटिंग इन अ बेसिन फिल्ड विथ वार्म वाटर इज कॉल्ड। तो यहाँ पर देखिए लोकल एप्लीकेशन की बात की जाए जब भी, मतलब स्किन के ऊपर यहाँ पे बात की जा रही है ऑफ मॉइस्ट हीट टू द पेल्विस और रेक्टल एरिया बाय सिटिंग इन बेसिन फिल्ड विथ वार्म वाटर। पानी से भरे हुए बेसिन में आपको बैठना है। तो ये क्या है, पैराफिन बात है, लोकल बात है, डायाथर्मी है या फिर सिट्स बात है, क्या कहलाएगा? तो ये यहाँ पे कहलाएगा आपका क्या, ये कहलाएगा आपका सिट्स बात। क्या होगा? सिट्स बात। पैराफिन बात है जो यहाँ पर एक तरीके से हम ये कह सकते हैं कि एक, ये तो क्या हो गया हमारा, ये हो गया सिट्स बात। आई थिंक आपको ये प्रॉपर विजुअलाइज हो रहा हो। तो यहाँ पर ये क्या है, ये होगा आपका सिट्स बात। इसके इंडिकेशन भी होते हैं, कॉन्ट्रा इंडिकेशन भी होते हैं। सिट्स बात से होता क्या है कि यदि आपको कोई इन्फ्लामेशन हो, सोरनेस हो, तो उसको मैनेज करने के लिए, पेन को कम करने के लिए गुनगुने पानी में है जो बिठाया जाता है, मॉइस्ट हीट वाटर में बिठाया जाता है। अब जो पैराफिन वैक्स बात है, ये तो जनरली मेडिकल सर्जिकली प्रॉब्लम्स में ही इसको यूज़ किया जाता है। यदि आपके हाथ में कुछ प्रॉब्लम हुई हो उस टाइम पर, हाथ में या कहीं पर भी, स्पेशली हैंड में या लेग के यहाँ पर इसको यूज़ किया जाता है पैराफिन बात को। अब हम बात करते हैं डायथर्मी की। तो डायथर्मी में इलेक्ट्रोड्स के थ्रो डीप टिश्यूज में क्या किया जाता है, हीट है जो भेजी जाती है। तो वो यहाँ पे नहीं है। ये क्या है, सिट्स बात है जो कि नॉन इन्वेजिव प्रोसीजर है। किसी भी तरीके का यहाँ पे आपको हेमरॉइड की कंडीशन हो या फिर पाइल्स होते हों और कुछ ऐसी कंडीशन जैसे एपिजियोटॉमी हो गया, सिजेरियन सेक्शन हो गया, तो उन सभी के पेन को रिलीव करने के लिए यहाँ पे यूज़ किया जाता है। क्लियर है? आइडेंटिफाई द डिफॉर्मिटी सोन इन दिस पिक्चर। तो यहाँ पे इस पिक्चर में एक डिफॉर्मिटी देखने को मिल रही है। एक कौन सी डिफॉर्मिटी है? स्वान नेक डिफॉर्मिटी, पैलेट फिंगर, ट्रिगर फिंगर या फिर बॉटन रेयर डिफॉर्मिटी। तो यहाँ पर ध्यान से देखिए आप, दो तरीके की डिफॉर्मिटी होती है। एक होती है स्वान नेक डिफॉर्मिटी, उसमें भी आपको इसी तरीके से फिंगर देखने को मिलेगी। और यहाँ पर ये जो इमेज में दिख रही है कौन सी डिफॉर्मिटी है, तो ये कहलाएगी आपकी बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। कौन सी? बॉटोनियर डिफॉर्मिटी। इस डिफॉर्मिटी में क्या होगा कि जो प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है वो हाइपर एक्सटेंडेड सिचुएशन में रह जाएगा, जिसके जो कि जनरली किसी भी ट्रॉमा के कारण होगा, जहाँ पर जो पीआईपी, क्या है पीआईपी हम जिसको कह रहे हैं, जो प्रॉक्सिमो डिस्टल जो यहाँ पर जॉइंट्स हैं, यहाँ पर क्या होगा, हाइपर एक्सटेंशन होगा, जिसके कारण फिंगर ऐसी की ऐसी ही रह जाएगी और ये कहलाएगी बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी। कौन सी? बॉटोनियर्स डिफॉर्मिटी, जिसमें प्रॉक्सिमल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है जो हाइपर एक्सटेंड हो जाएगा और डिस्टल इंटरफेरेंजियल जॉइंट है, दोनों क्या होंगे, हाइपर एक्सटेंड रहेंगे, जिसके कारण ये चीज़ है जो देखने को मिलेगी। अब यहाँ पर जो एक और इमेज है स्वान नेक डिफॉर्मिटी। जो बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में एक ही फिंगर ऐसी होगी, एक ही फिंगर है जो हाइपर एक्सटेंशन देखने को मिलेगा, लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में क्या होगा, फ्लेक्शन देखने को मिलेगा, डाउन साइड चली जाएगी फिंगर, जो कि एक्सटेंशन के कारण होगा, मिडिल जॉइंट में एक्सटेंशन के कारण, और बेंड करेंगे तो फ्लेक्शन होगा। तो यहाँ पर दो डिफॉर्मिटी हैं, एग्जाम में आ सकती हैं। स्वान नेक डिफॉर्मिटी में आपकी दो फिंगर हैं जो डाउन साइड को रहेंगी, लेकिन बॉटोनियर डिफॉर्मिटी में ऊपर की तरफ जाके नीचे को झुकी हुई रहेंगी। इसीलिए दो इमेज ऐड की गई हैं और एक ही इमेज में दो चीज़ें भी बताई गई हैं। तो यहाँ पर या तो आपको
यदि इनमें से क्वेश्चन आता है तो दिमाग में आपको ध्यान से देखना है। ये देखिए यहाँ पर 3 जॉइंट्स हैं, ये 3 जॉइंट्स हैं, तो 3 जॉइंट्स में से सेंटर वाला जॉइंट है बॉटनी या डिफॉर्मिटी में डिस्टर्ब होगा, लेकिन लास्ट पॉइंट वाला जॉइंट है वो स्वान नेक डिफॉर्मिटी में डिस्टर्ब रहेगा। इन जॉइंट्स के जो डिफॉर्मिटी है इसके कारण आपको इजीली याद हो जाएगा। तो बॉटनियर्स में आपकी एक ही फिंगर में, और यहाँ पे हम ये कह सकते हैं कि सेंटर पार्ट वाला जॉइंट है वो डिस्टर्ब होगा फिंगर का, लेकिन स्वान नेक डिफॉर्मिटी में आपका जो सेंटर के और आगे जाके जॉइंट, सेकंड नंबर का जॉइंट, वो डिस्टर्ब रहेगा। ट्रिगर्स फिंगर इस तरीके से रहेंगे। ट्रिगर फिंगर आप कभी कभी देखते होंगे कि आपको कुछ इस तरीके से इंजरी वगैरह होती है तो आपकी जो फिंगर्स हैं ऐसे जकड़ी हुई रह जाएगी, हम इसको क्या कह सकते हैं, ट्रिगर फिंगर। A condition in which a finger gets stuck in a bent position and then snaps straight, जो बीच का जो सेंटर जॉइंट है वहाँ से डिस्टर्ब होगी, देन आफ्टर स्ट्रेट हो जाएगी। मैलेट फिंगर में इंजरी होगी किसी टेंडन के कारण, क्या है, फिंगर्स और थंब में कुछ टेंडन के यहाँ पे इंजरी होगी, और स्पेशली इसको बेसबॉल फिंगर के नाम से भी जाना जाता है। किसके कारण, बेसबॉल फिंगर के नाम से भी इसको जाना जाएगा। तो यहाँ पर ये रही आपकी मैलेट फिंगर। चारों तरीके की डिफॉर्मिटी में कंफ्यूज नहीं होना है। मैलेट हो गया आपका, स्वान नेक हो गया, ट्रिगर फिंगर हो गया। नेक्स्ट वन इज व्हाट इज द नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर। तो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर कितना होगा, 12 to 21 mm ऑफ Hg, 5 to 10 mm ऑफ Hg, 23 to 30 mm ऑफ Hg, या फिर 7 to 10 mm ऑफ Hg। जो नॉर्मल इंट्राऑक्यूलर प्रेशर होता है वो होता है 12 से 21 mm ऑफ Hg, कितना, 12 to 21 mm ऑफ Hg। यदि लेकिन यही जो इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है तब आपकी जो ऑप्टिक नर्व है वो डैमेज होने के चांसेस ज़्यादा रहेंगे। और ये बढ़ता किस केस में, जनरली ग्लूकोमा के केस में इंट्राऑक्यूलर प्रेशर बढ़ता है, ऑप्टिक नर्व डैमेज होने के चांसेस रहेंगे। नॉर्मल कितना होना चाहिए, 15 से 21 mm ऑफ Hg तक। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग कॉज द गैस गैंग्रीन। तो गैस गैंग्रीन का कॉज क्या होगा, पैरामिक्सोवायरस, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंगन्स, या फिर बोथ, या फिर HPV। तो गैस गैंग्रीन का जो कॉज होगा वो होगा एक बैक्टीरिया जो कि क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स रहेगा। कौन सा, क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स, जो पैर सड़ाने का काम आप या फिर कह सकते हैं, फिर गैस गैंग्रीन का काम है इस तरीके से नेक्रोसिस डेवलप करेगा। ये क्या है, एक क्लोरिस्ट्रीडियम परफ्रिंग्स नाम का बैक्टीरिया। नेक्स्ट वन इज वेल फ्लैक्स टेस्ट इज डन टू डायग्नोज। तो वेल फ्लैक्स टेस्ट किसको डायग्नोज करने के लिए किए जाते हैं, टाइफाइड फीवर के लिए, टाइफस फीवर के लिए, डेंगू के लिए, कि ऑल ऑफ दी अबव के लिए। तो जो वेल फ्लैक्स टेस्ट है किया जाता है टाइफस फीवर को डायग्नोज करने के लिए, किसको, टाइफस फीवर को डायग्नोज करने के लिए, जो कि एक नॉन स्पेसिफिक एग्लूटिनेशन टेस्ट है। और यहाँ पर एक किया जाता है टाइफस को डायग्नोज करने के लिए, जो कि लूज बॉर्न टाइफस के कारण होगा, रिक्टीसिया, क्या है, बैक्टीरिया, जिसको हम क्या कहेंगे, रिक्टीसिया बैक्टीरिया, जिसके कारण टाइफस फीवर हो। टाइफाइड अलग है, टाइफाइड साल्मोनेला टाइफी नाम के बैक्टीरिया से होगा, लेकिन टाइफस फीवर होगा रिक्टीसिया से, किससे, रिक्टीसिया से। नेक्स्ट वन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज बुलेट शेप्ड वायरस। तो इनमें से कौन सा है जिस वायरस का शेप बुलेट शेप रहेगा, हर्पीज जूस्टर, मीजल्स वायरस, रेबीज वायरस, या फिर HIV वायरस। तो कौन सा वायरस है जो कि बुलेट शेप वायरस कहलाएगा, तो वो होगा यहाँ पर आपका रेबीज वायरस। कौन सा, रेबीज वायरस। क्लियर है। नेक्स्ट वन इज लाइमी डिसीज इज ट्रांसमिटेड टू ह्यूमन्स थ्रू। तो लाइमी डिसीज ह्यूमन बीइंग में कैसे होंगी, टचिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, किसिंग एन इन्फेक्टेड पर्सन, हैविंग सेक्स विथ एन इन्फेक्टेड पर्सन, या फिर नन ऑफ द अबव। तो ह्यूमन्स में जो लाइमी डिसीज है कैसे ट्रांसमिट होके आपको आएगी,
लाइमी डिसीज आपकी बॉडी में कैसे एंटर करेगी, यहाँ पर आप लोग आंसर कीजिए। इन इंट्राथेकल इंजेक्शन एडमिनिस्ट्रेशन अ ड्रग थ्रू द, तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं यहाँ पे ड्रग कहाँ पे दी जाती है, सुपरफिशियल वेन में, कार्डियक एरिया में, नी में या फिर स्पाइन में। तो जो इंट्राथेकल इंजेक्शन होते हैं इसमें ड्रग का एडमिनिस्ट्रेशन किया जाता है स्पाइन में, कहाँ पर, रीढ़ की हड्डी में जिसको हम कहेंगे, तो स्पाइन में इंट्राथेकल इंजेक्शन लगाए जाते हैं जब डायरेक्टली सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड में आपको कोई भी मेडिसिन भेजनी हो, तो क्या कहलाते हैं, इंट्राथेकल इंजेक्शन। वे कहाँ पे लगाए जाते हैं, स्पाइन में। नेक्स्ट है यहाँ पर आपका क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रग इज यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ नॉक्चुरल एन्यूरेसिस। तो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस का मतलब क्या है, रात में बेड वेटिंग करना, बिस्तर में सुसु करना। तो इसको ट्रीट करने के लिए कौन सी ड्रग यूज़ की जाती है, इमिप्रामाइन, ट्राजोडोन, क्लोरम्फामाजिन या फिर सर्ट्रेलिन। तो यहाँ पर जो मेडिकेशन यूज़ की जाती है वो कौन सी है, तो इमिप्रामाइन एज एन ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ किया जाता है नॉक्चुरल एन्यूरेसिस के लिए। तो ऐसा नहीं कि आपको बच्चा 3 साल का है आप उसको दवाई देना स्टार्ट कर दें या फिर कुछ रीज़न से। तो यहाँ पर जो जनरली बेड वेटिंग बच्चों में 6 ईयर के बाद अपने आप सबसाइड हो जाती है, बहुत ही रेयरली करेंगे बिस्तर में सूसू। लेकिन यहाँ पर इन केस बच्चे में कुछ और प्रॉब्लम है तब डॉक्टर इमिप्रामाइन प्रिस्क्राइब करेगा। इमिप्रामाइन एक ट्राईसाइक्लिक एंटी डिप्रेसेंट है जिसका यूज़ है जो नॉक्चुरल एन्यूरेसिस को ट्रीट करने के लिए किया जाएगा। तो यहाँ पर क्या है आपकी ड्रग इमिप्रामाइन, जो कि जनरली डिप्रेशन को ट्रीट करने में यूज़ की जाती है, लेकिन जब एंजाइटी हो, पैनिक डिसऑर्डर हो तब इसका यूज़ किया जा सकता है। लेकिन इसका एज ए ड्रग ऑफ चॉइस भी पूछते हैं कि कौन सी मेडिसिन बेड वेटिंग के लिए यूज़ की जाएगी, तो वो होगी इमिप्रामाइन। ब्रांड नेम टोफ्रानिल के नाम से मार्केट में आपको मिल जाएगी। नेक्स्ट इज व्हाट शुड यू मॉनिटर व्हेन अ पेशेंट टेकिंग हाई डोज ऑफ एसिटामिनोफेन ओवर अ प्रोलॉन्ग पीरियड। यदि पर्सन लंबे टाइम तक एसिटामिनोफेन ले रहा है तो आप उसके लिए कौन सा टेस्ट करवाएंगे, पीटी टाइम, जीआई इरिटेशन, किडनी फंक्शन की लिवर फंक्शन। तो यहाँ पर एसिटामिनोफेन हो गई, पैरासीटामोल हो गई, आपकी जो डोलो के नाम से आप खाते हैं। तो यदि आप लंबे टाइम से मेडिसिन ले रहे हैं तो आपका लिवर फंक्शन एलएफटी है जो चेक किया जाएगा, क्योंकि जो डोलो है या फिर आपकी एसिटामिनोफेन हो गई, मेफ्टॉल हो गई या फिर पैरासीटामोल हो गई, ये क्या करती हैं, लिवर को डैमेज करने का काम भी कर सकती हैं, क्योंकि ये जो मेडिकेशन है सीधा लिवर के थ्रू ही आपकी बॉडी में मेटाबोलाइज होंगी। इसीलिए जब आप डोलो भी खाते हैं तो एटलीस्ट आपको कहा जाता है कि 5 से 6 घंटे का गैप दे के लीजिए। इवन इनकेस बच्चों में जो मेडिकेशन दी जाती है, आपने देखा होगा जो बच्चों में मेडिकेशन देते हैं हम जिसमें पैरासीटामोल कंटेंट रहता है, उसमें लिखा होता है कि एवरी 6 आवर के बाद और ओनली 24 आवर में 4 डोज ही देना है, इससे ज़्यादा नहीं देना, अदरवाइज लिवर डैमेज हो सकता है। तो इसीलिए क्योंकि ये जो एसिटामिनोफेन है या डोलो हो गई, आपकी पैरासीटामोल हो गई, लिवर को डैमेज करने का काम कर सकती है, इसीलिए लिवर फंक्शन टेस्ट है जो किया जाता है। नेक्स्ट वन इज रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स एंड नोड्स आर फाउंड इन। तो रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स नोड्स हैं कहाँ पे पाए जाते हैं, ल्यूकेमिया में, हॉकिंस लिम्फोमा में, नॉन हॉकिंस लिम्फोमा में कि मल्टीपल माइलोमा में। तो यहाँ पर कहा है रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स जो नोड्स टाइप से पाए जाते हैं हॉकिंस लिम्फोमा में। किसमें, हॉकिंस लिम्फोमा में। इनका दूसरा नाम है लेक्यूलर हिस्टोसाइट्स फॉर सर्टेन टाइप्स ऑफ डिस्टिंक्टिव जायंट सेल्स होगी, जो कि यहाँ पर पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा में देखने को मिलेंगी। और ये बी लिम्फोसाइट का ड्राइव्ड फॉर्म भी है। इनकी जो हम ये कह सकते हैं कि पेरेंट सेल हैं वो तो बी सेल्स होंगी, बी लिम्फोसाइट्स होंगी, लेकिन जो रीड स्ट्रेनबर्ग सेल्स हैं बनती किस में है, जिस पर्सन को हॉकिंस लिम्फोमा हुआ हो। होता है जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा बी लिम्फोसाइट्स का प्रोडक्शन करने लगती है। कब होगा, जब आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा लिम्फेटिक सिस्टम का कैंसर ही हम जिसको कहेंगे, तो इसमें आपकी बॉडी बहुत ज़्यादा क्या करेगी, बहुत ज़्यादा जो लिम्फोसाइट्स हैं उनका प्रोडक्शन करेगी, जो कि बी सेल्स हैं।
तो हॉकिंस लिम्फोमा में रीड स्टेनबर्ग लिम्फोसाइट्स बनने लगती हैं, जिनको रीड स्टेनबर्ग सेल्स या फिर नोड्यूल्स के नाम से भी जाना जाता है। नेक्स्ट वन इज Which nursing intervention is appropriate to prevent pulmonary embolus in a patient who is prescribed bed rest? यदि जिस मरीज को बेड रेस्ट के लिए कहा गया है तो उसके लिए आप कौन सा इंटरवेंशन या फिर कौन सा उपाय बताएंगे जिससे उसमें पल्मोनरी एम्बुलेंस डेवलप ना हो पाए। लिमिट द पेशेंट्स फ्लूइड इनटेक, इनकरेज डीप ब्रीथिंग एंड कफिंग, यूज द नी गैच व्हेन द क्लाइंट इज इन बेड, या फिर टीच द पेशेंट टू मूव लेग्स इन बेड। यदि किसी को बेड रेस्ट दिया गया है, कंप्लीट बेड रेस्ट कहा गया है, मान लीजिए किसी को चल फिर नहीं सकता है, तो ऐसे केस में आप एज ए नर्स क्या कर सकते हैं। आप ऐसे केस में उस पेशेंट को, ताकि पल्मोनरी एम्बुलेंस में डेवलप ना हो, उसके लिए आप उसको क्या टीच कर सकते हैं कि आप अपने पैर चलाइए ताकि सर्कुलेशन प्रॉपर हो और एम्बुलेंस का फॉर्मेशन ना हो। तो यहाँ पर आपका आंसर क्या होगा, ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट वन इज डेलीरियम ट्रिमर्स इज अ विड्रॉवल सिम्टम ऑफ। तो डेलीरियम ट्रिमर्स किसके विड्रॉवल सिम्टम है, ओपियोइड्स के, एल्कोहलिज्म के, कैनाबीस के कि कोकीन के। तो डेलीरियम ट्रिमर्स आपने नाम सुना होगा, ये है सिम्टम, विड्रॉवल सिम्टम हम जिसको कहेंगे, मतलब कोई भी चीज़ खाने के बाद उसको छोड़ दो तो आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट कुछ सिम्टम शो करेगी, वो कहलाता है विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर विड्रॉवल सिम्टम है अल्कोहल का, कि आपने बहुत ज़्यादा शराब पी लेकिन अचानक से आपके घर वालों ने लड़के मारपीट करके या तो आपको रिहेबिलिटेशन सेंटर भेज दिया या फिर शराब छुड़वा दी, तो आपकी बॉडी कुछ ऐसे सिम्टम शो करेगी, तो वो क्या कहलाएगा, विड्रॉवल सिम्टम। और डेलीरियम ट्रिमर्स देखने को मिलता है किसमें, सीवियर अल्कोहल वाले मरीज में, जैसे कि उसके हाथ पैर का कांपना, कन्फ्यूज़न होना, उसको हेल्यूसिनेशन होना। डेलीरियम ट्रिमर्स में ये तो जनरली जब होते हैं कि आपने 2 से 5 दिन हो गए आपको लास्ट ड्रिंक किए हुए, देन आफ्टर आपको अचानक से मन हो रहा है कि शराब पीना है लेकिन नहीं मिलती है उस टाइम पे शराब, तो आपकी बॉडी जो हाथ पैर कपेंगे आपके, हाई बीपी होगा, फीवर होगा, हेल्यूसिनेशन होंगे, तो ये सब क्या है यहाँ पे विड्रॉवल सिम्टम हो गए। अभी रिसेंट में जो एग्ज़ाम हुआ है उसमें डिटरेंट एजेंट पूछा गया था अल्कोहलिज्म का OSSC में, तो आपको उसका नाम है जो याद रखना है, डाइसल्फाम। नेक्स्ट वन इज A chronic alcoholic patient blames his family environment for his alcoholism. Which of the following defense mechanism was used for patient? एक मरीज है, एक पेशेंट है, लंबे टाइम से शराब पीता है, लेकिन वो अपनी शराब पीने की आदत के लिए अपनी फैमिली को या फिर अपनी वाइफ या फिर बच्चों को रिस्पॉन्सिबल मानता है। तो ये क्या है, प्रोजेक्शन है, सब्लिमेशन है, डिलाइन है कि रेशनलाइजेशन है। तो ये जो यहाँ पे डिफेंस मैकेनिज्म काम कर रही है, ये कहलाएगी प्रोजेक्शन। अपनी चीज़ किसी और पे, अपना ब्लेम किसी और पे डालना, तो क्या प्रोजेक्शन। डिनाइल का मतलब है कि आप कोई भी चीज़ एक्सेप्ट करने के लिए रेडी ही नहीं हो। नेक्स्ट वन इज कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट फॉर मल्टीपल प्रेगनेंसी। तो मल्टीपल प्रेगनेंसी के लिए डायग्नोस्टिक टेस्ट कौन सा होगा, HCG हार्मोन, अल्ट्रासोनोग्राफी, अल्फा फीटोप्रोटीन या फिर पाल्पेशन। तो कंफर्म करना है कि मल्टीपल प्रेगनेंसी है या फिर सिंगल प्रेगनेंसी है, सिंगलेटन प्रेगनेंसी है, कैसे पता चलेगा, अल्ट्रासोनोग्राफी से, जो कि क्लियर कट रिजल्ट बताएगी। HCG सिंगल टोन में भी रिलीज होगा और मल्टीपल में भी होगा, अल्फा फीटोप्रोटीन भी होगा, लेकिन यहाँ पे कंफर्मेटरी डायग्नोस्टिक टेस्ट अल्ट्रासोनोग्राफी से बेस्ट तरीके से पता चलेगा। नेक्स्ट वन इज कॉमन कॉम्प्लिकेशन आफ्टर परफोरेशन ऑफ अपेंडिक्स। यदि अपेंडिक्स में परफोरेशन होता है तो कॉमन कॉम्प्लिकेशन कौन सा होगा, ड्रग दैट इज मोस्ट यूजफुल इन द ट्रीटमेंट ऑफ OCD। OCD वाला क्वेश्चन हमने कल की क्लास में पढ़ा था कि OCD होगा कैसे और है क्या चीज़। अब वो यहाँ पे ड्रग ऑफ चॉइस पूछिए कि OCD को आप कौन सी ड्रग से ट्रीट करेंगे, ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर को अमोक्सापाइन से, डॉक्सिपिन से, फ्लॉक्सिटिन से कि डोथिपेन से। कौन सी मेडिसिन एज अ ड्रग ऑफ चॉइस के तौर पे यूज़ की जाएगी OCD को ट्रीट करने के लिए,
तो ओसीडी जो ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर, इसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सेटिन नाम की मेडिसिन यूज़ की जाएगी। क्या है? फ्लॉक्सेटिन, जो कि एक एंटी डिप्रेसेंट है, एसएसआरएस कैटेगरी की ड्रग है, सिलेक्टिव सेरोटोनिन रिएप्टेक इनहिबिटर कैटेगरी की ड्रग है। और इसका यूज़ है जो ओसीडी हो गया, बुलिमिया नर्वोसा हो गया, पैनिक डिसऑर्डर हो गए, या फिर प्रीमेंस्ट्रुअल डिस्मॉर्फिक डिसऑर्डर हो गया, तो उसको ट्रीट करने के लिए फ्लॉक्सेटिन को यूज़ किया जाता है। और ये बिना प्रिस्क्राइब के नहीं मिलती हैं। जितनी भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग होती हैं वो बिना प्रिस्क्रिप्शन के आपको अवेलेबल नहीं होंगी। तो यहाँ पर जो फ्लॉक्सेटिन है, इसका ब्रांड नेम प्रोजेक और सेराफेम नाम से आपको मार्केट में अवेलेबल हो सकती है, बट ये विदाउट प्रिस्क्रिप्शन मार्केट में नहीं मिलेंगी। और ये ड्रग ऑफ चॉइस किसके लिए? ओसीडी के लिए, जो कि एसएसआरएस कैटेगरी की ड्रग है। नेक्स्ट वन इज अगोराफोबिया इज अ फियर ऑफ। तो अगोराफोबिया में किससे डर लगेगा आपको? स्ट्रेंजर से, क्लोज्ड प्लेस से, अगर से कि ओपन स्पेस से? तो एगोराफोबिया में जो फियर लगता है वो होता है ओपन स्पेस से। ऐसा डर लगना कि आप बहुत ज़्यादा भीड़भाड़ वाली जगह पर खुले में खड़े हुए हैं और आपको डर लगने लगे, तो वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। इमेज से आप इजीली समझ सकते हैं। इस तरीके से यहाँ पे होली मनाई जा रही है, यदि इसी होली की भीड़ में आप फंस जाएं, आपको जो फियर होगा, जो पैनिक लगेगा, वो क्या कहलाएगा? अगोराफोबिया। नेक्स्ट इज द ड्रग एडमिनिस्टर्ड टू रिड्यूस द वर्टिकल ट्रांसमिशन ऑफ एचआईवी फ्रॉम मदर टू फीटसेस। कौन सी मेडिसिन एडमिनिस्टर की जाएगी माँ से बच्चे को? वर्टिकल ट्रांसमिशन जो कहलाएगा माँ से बच्चे में एचआईवी को रोकने के लिए। इंडिनाविर, लेम्यूविडिन, नेविरापाइन या फिर जिडोविडिन। तो एआरटी जो ड्रग यूज़ की जाएगी, एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी ड्रग रहेगी, जो जिडोविडिन भी यूज़ होती है और नेविरापाइन भी होती है। लेकिन यहाँ पे कहा गया है कि वर्टिकल ट्रांसमिशन को प्रिवेंट करना है, कि माँ से बच्चे में ना जाए, तब आप कौन सी ड्रग अपनाएंगे? जिडोविडिन की नेविरापाइन। तो ऐसे केस में आपका ड्रग ऑफ चॉइस होगा क्या? नेविरापाइन। क्या होगा? नेविरापाइन। नेविरापाइन दी जाएगी कब? बच्चे को दी जाएगी, ताकि माँ से बच्चे में जो इन्फेक्शन है वो ट्रांसमिट ना हो पाए। इसी ट्रांसमिशन को रोकने के लिए, वर्टिकल ट्रांसमिशन को रोकने के लिए नेविरापाइन है जो एडमिनिस्टर की जाएगी। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपल्सन ऑफ सर्वाइकल म्यूकस प्लग मिक्स्ड विथ ब्लड इज कॉल्ड। तो सर्वाइकल म्यूकस प्लग जिसके कारण ब्लड भी आ रहा है साथ में, तो वो क्या है? बैग ऑफ वाटर है, सर्वाइकल सीक्रेशन है, ब्लडी सो है, या फिर ब्लीडिंग पर वेजाइना है। तो सर्वाइकल म्यूकस का बाहर आना एक प्लग के फॉर्म में, तो वो क्या कहलाएगा? वो कहलाएगा ब्लड सो। क्या होगा? सो। Next is painless uterine contraction felt on abdominal palpation occurring every 15 minutes refer as। तो पेनलेस एंड यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं एब्डोमिनल पाल्पेशन के टाइम पर 15 मिनट में फिर आते हैं, तो ये क्या कहलाएंगे? क्विकनिंग, ऑसिएंडर साइन, ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन की नन ऑफ द अबव। तो यदि हर 15 मिनट में पेनलेस यूट्राइन एब्डोमिनल पाल्पेशन के कारण एब्डोमिन के यहाँ पे आपको फील हो रहा है, तो ये क्या कहलाएंगे? ब्रैक्सटन एक्स कॉन्ट्रैक्शन, जिसको फॉल्स लेबर पेन के नाम से भी जाना जाता है। जो ओरिजिनल कॉन्ट्रैक्शंस आते हैं वो कंटिन्यूस नहीं आते जाते, 15-15 मिनट का भी शुरू में गैप रहेगा, लेकिन आगे जाके 15 मिनट का गैप भी नहीं रहेगा, धीरे धीरे स्ट्रॉन्ग होते जाएंगे, फास्ट आएंगे। तो यहाँ पर पेनलेस यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन की बात की जा रही है, ये कहलाएगा ब्रैक्सटन हिक्स कॉन्ट्रैक्शन। द फुल फॉर्म ऑफ डैश डाइट इज DASH। DASH आपने नाम पढ़ा है, इसके लिए यूज की जाती है डैश डाइट हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। किसके लिए? हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए डाइट है जो इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर इस डैश डाइट का फुल फॉर्म क्या होगा? ऑप्शन में है आपको डाइटरी अलाउंसेस टू स्टॉप हाइपरटेंशन, डाइटरी हाइपरटेंशन एड टू स्टॉप, डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप हाइपरटेंशन, या फिर डाइटरी असिस्टेंट टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। हाइपरटेंशन का मतलब होता है कि जो नॉर्मल 120/80 mmHg क्या है? ब्लड प्रेशर है, उसका बढ़ना 120/80 से ज्यादा BP होना, वो क्या कहलाता है? हाइपरटेंशन। अब यहाँ पर जो डैश डाइट बताई गई है, तो इसका फुल फॉर्म होगा डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन। क्या है? डाइटरी अप्रोच टू स्टॉप द हाइपरटेंशन।
मतलब यहाँ पर आप अपनी डाइट में ऐसी चीजें शामिल कीजिए जिसके कारण, क्योंकि खाने पीने से भी आप अपने बीपी को कंट्रोल कर सकते हैं। सॉल्ट इंटेक कम कर दीजिए, लो फैट है जो डाइट आप लीजिए, सोडियम बहुत कम मात्रा में लीजिए, साथ ही साथ फ्रूट वेजिटेबल्स इन सबको ज्यादा ऐड कीजिए। तो यहाँ पर जो डैश डाइट है, क्या है, डैश डाइट है, इसका मतलब यहाँ पे यही है कि जो आपका स्वीट्स है, स्वीट्स आप बहुत ही ना के बराबर कर दें, या फिर आप सॉल्ट, शुगर और फैट, इन तीनों चीजों को आपको क्या करना है, कम करना है। तो डैश डाइट यदि आपको पूछा जाए तो डैश डाइट मेन क्या है, आपका बीपी को कंट्रोल करने के लिए एक अप्रोच है। तो यहाँ पर यदि आप इनमें क्या हो रहे हैं, कंफ्यूज हो रहे हैं, तो यहाँ पे फुल फॉर्म ही याद रखें। डैश डाइट यूज किसके लिए की जाती है, हाइपरटेंशन वाले पेशेंट के लिए। तो यहाँ पर डैश डाइट प्लान है जो आपको एक बार पढ़ लेना है, इसमें क्या क्या चीजें आती हैं आपकी डैश डाइट में। तो यहाँ पर डैश डाइट में होता है आपका रिच इन मिनरल, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम, बट यहाँ पर आपका सोडियम है जो मिनिमाइज किया जाता है। नेक्स्ट वन इज मिस्टर राजा हैज बीन रिसीव्ड फ्रॉम ओटी बाय द PICU नर्स आफ्टर द कोरोनरी आर्टरी बाईपास ग्राफ्ट। Which of the following intervention would be appropriate to prevent early complication? यहाँ पर देखिए कोई एक पेशेंट है, नाम यहाँ पे दिया गया है उसका। तो यहाँ पर उसको ओटी नर्स ने क्या किया है, आफ्टर कोरोनरी आर्टरी बाईपास जो ग्राफ्टिंग प्रोसीजर हुआ है उसके बाद रिसीव किया है, तो क्या क्या अर्ली कॉम्प्लिकेशन डेवलप होने के चांसेस रहेंगे। तो यहाँ पर एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज इन टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर। तो यहाँ पर एज अ नर्स क्या कॉम्प्लिकेशन आपको प्रिवेंट करना है उस पेशेंट के लिए। यदि आपने उसकी प्रॉपर केयर नहीं की तो उसको कॉम्प्लिकेशन डेवलप होंगे, क्योंकि कोरोनरी आर्टरी बाईपास का क्या है, पेशेंट है। तो यहाँ पर कीपिंग हिम फ्रॉम एम्बुलेटिंग अंटिल द डे आफ्टर सर्जरी, कीपिंग हिम कूल विद द लाइट पेशेंट, बॉडी कवर टू प्रिवेंट एलिवेटेड टेम्परेचर, या फिर पोजिशनिंग हिम इन बेड विद पिलो प्लेस्ड अंडर हिज नीज टू इम्प्रूव द वीनस रिटर्न। क्या आप करेंगे यदि PICU नर्स यहाँ पे कौन सी नर्स आपकी कहलाएगी, तो ये यहाँ पर पीडियाट्रिक इंटेंसिव केयर यूनिट वाली नर्स होगी। बच्चे की सर्जरी परफॉर्म हुई है, तो यहाँ पर उसके लिए आपको क्या करना है, एम्प्लॉइंग लेग एक्सरसाइज एंड टर्निंग हिम इन बेड एवरी 2 आवर्स। थोड़ा बहुत वॉक करने के लिए आप उसको कह सकते हैं कि पैरों की एक्सरसाइज करो, एंड आफ्टर है जो आपको क्या करना है, वापस से बेड पे जाना है। तो यहाँ पर एक किस लिए करवाना है आपको, ताकि बच्चे का जो आफ्टर ग्राफ्टिंग सर्जरी हुई है, लेकिन सर्जरी होने के बाद ये आपको करवाना है, बिफोर सर्जरी नहीं। यहाँ पर आफ्टर सर्जरी आपको बच्चे को हेल्प करनी है कि हर 2 घंटे में थोड़ा सा बेड से नीचे आइए, थोड़ा बहुत वॉक करना चाहे या करें, नहीं तो एक्सरसाइज थोड़ी करानी है। देन आफ्टर बच्चे को अगेन है जो बेड पे भेजना है। नेक्स्ट यहाँ पर मिस्टर राहुल हैज अंडरगॉन रीनल ट्रांसप्लांट, विच ऑफ द फॉलोइंग असेसमेंट इंडिकेट द पॉसिबिलिटी ऑफ ऑर्गन रिजेक्शन। तो यदि यहाँ पर किसी पेशेंट का रीनल ट्रांसप्लांट हुआ है, मतलब किडनी ट्रांसप्लांट हुआ है, किडनी ट्रांसप्लांट होने के बाद है जो कौन सा यहाँ पर सिम्टम बताएगा, इंडिकेशन बताएगा कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है, पॉसिबिलिटी है कि ऑर्गन रिजेक्शन हो चुका है। ऑर्गन रिजेक्शन कब होगा, या तो जो रिसीवर है उसकी बॉडी ने उस ऑर्गन को है जो हमें कह सकते हैं कि एक तरीके से तो क्या कर दिया, रिजेक्ट कर दिया है, या फिर कोई और रीजन हो सकते हैं। तो यहाँ पर जो सिम्टम है वो क्या होंगे, सडन वेट लॉस, शॉक, टेंडरनेस और पेन, या फिर पॉलीयूरिया। पॉलीयूरिया देखने को नहीं मिलेगा। यदि ऑर्गन रिजेक्ट होते हैं तो कुछ केसेस में इन्फेक्शन देखने को मिल सकता है, दर्द देखने को मिलेगा, क्या है यहाँ पर टेंडरनेस होगा, या फिर पेन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर ये सब क्या है, कुछ पॉसिबल जो इंडिकेशन है, सिम्टम्स है, साइन है जो हो सकते हैं कि यदि ऑर्गन रिजेक्शन हुआ है। यदि यहाँ पर इन्फेक्शन होता तो इन्फेक्शन वाला भी साइन देखने को मिल सकता है, लेकिन यहाँ पर नहीं है। तो यहाँ पर टेंडरनेस होगी, पेन होगा, ये क्या है, कॉमन है। सडनली वेट लॉस, शॉक और पॉलीयूरिया इसके लक्षण नहीं होंगे। ये सब किडनी फेलियर के हो सकते हैं, लेकिन यहाँ पर टेंडरनेस, पेन या फिर इन्फेक्शन ये सब हो सकते हैं ऑर्गन रिजेक्शन के। नेक्स्ट वन इज the nurse is teaching a client to self administer the insulin. The instructions would include teaching the client to। तो यहाँ पर
एज अ नर्स है जो आपको क्या कहना है, यदि आप अपने क्लाइंट को इंसुलिन सेल्फ एडमिनिस्टर करने के लिए समझा रहे हैं तो यहाँ पर आपको क्या क्या चीजें और बतानी है। इंजेक्ट द निडल एट 45 डिग्री एंगल, रोटेट इंजेक्शन साइड, विगोरसली मसाज द एरिया आफ्टर द इंजेक्शन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पे मैं बता दूं कि जो ऑप्शन सी है वो नहीं होगा, इसीलिए डी भी नहीं होगा। अब आपके पास बचते हैं दो, क्योंकि इंजेक्शन इंजेक्ट करने के बाद इंसुलिन का विगोरसली मसाज है जो नहीं करना है। और यहाँ पर सबको पता है कि इंसुलिन का इंजेक्शन कितने डिग्री पे कौन से रूट से दिया जाता है, तो यहाँ पर दिया जाता है किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। किसमें, सबक्यूटेनियस रूट में। और सबक्यूटेनियस रूट का जो एंगल है वो कितना होता है, कितना होता है, आप लोग भी यहाँ पे मार्क कीजिए। तो सबक्यूटेनियस रूट जो इंजेक्शन दिया जाता है वो 45 से 90 डिग्री का ही रहेगा, लेकिन मेनली यहाँ पर इंजेक्शन की साइड रोटेट करने को कहना है, क्योंकि एक जगह यदि इंजेक्शन लगाया जाता है तो पेशेंट को जो लिपोहाइपोट्रोफी या फिर जो फैटी एरिया है जहाँ पे वो इंजेक्शन लगाया जा रहा है वहां पर है जो बम्प टाइप से देखने को मिल सकते हैं। इसीलिए क्या कहना है कि जिस जगह आज आपने इंसुलिन लगाया उसके थोड़ा सा आगे पीछे है जो आप लगाइए। नेक्स्ट वन इज a lethargic client who has fever, vomiting, headache and nurse has to prepare him for which one of the following procedure। यदि पेशेंट थका हुआ है, बुखार है, वॉमिटिंग है, सिर दर्द हो रहा है, तो एज अ नर्स आप उसके लिए कौन सा प्रोसीजर कराएंगे, ब्लड कल्चर, लंबर पंचर, सीएटी स्कैन या फिर अल्ट्रासाउंड। अल्ट्रासाउंड फीवर वाले में नहीं होगा, यदि डायरिया वगैरह होता तो यहाँ पे पॉसिबिलिटी होती, लेकिन यहाँ पर हेडेक भी हो रहा है, बुखार भी है और फीवर भी है और पेशेंट बहुत ज़्यादा थका हुआ है। इन दैट केस पेशेंट को सभी लक्षण किसकी तरफ लेके जा रहे हैं, मेनिंजाइटिस की तरफ। किसकी तरफ, मेनिंजाइटिस की तरफ। तो मेनिंजाइटिस में ब्लड कल्चर से काम नहीं चलेगा, सीएसएफ चेक करना पड़ेगा। उसके लिए जो प्रोसीजर परफॉर्म किया जाता है वो होता है लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। कौन सा, लंबर पंचर और स्पाइनल टेप। यहाँ पर L4 to L5 वर्टिब्रा है जो कॉमनली यूज की जाती, लंबर 4 to लंबर 5 है जो यहाँ पे कॉमनली यूज की जाने वाली वर्टिब्रा है। ए एग्जाम में आपको आता ही आता है। नेक्स्ट वन है यहाँ पर टू ट्रीट एल्कोहलिक क्लाइंट द ड्रग ऑफ चॉइसेस। यदि मरीज शराबी है तो उसको ट्रीट करने के लिए कौन सी मेडिसिन दी जाएगी। ऑप्शन में है आपके हेलोपेरिडोल, डाइजेपाम, फ्लॉक्सिटिन या फिर डाइसल्फ्राम। सभी मेडिसिन किसी ना किसी तरीके से आपको एग्जाम में पूछी जाती हैं, चाहे वो हेलोपेरिडोल हो, फ्लॉक्सिटिन हो या डाइसल्फ्राम हो। तो यहाँ पर जो ड्रग दी जाती है एल्कोहलिक पेशेंट के लिए वो होती है डाइसल्फ्राम, जिसको हम एज अ डिटरेंट एजेंट भी कहते हैं। आपने साइकेट्रिक में पढ़ी होगी ये ड्रग एल्कोहलिक क्लाइंट के लिए। यदि और क्वेश्चन की हम बात करें तो एल्कोहलिक क्लाइंट में आपको विथड्रॉवल सिम्टम्स पूछे जाते हैं। यदि किसी शराबी की शराब छुड़वा दी जाए तो उसकी बॉडी जो लक्षण प्रेजेंट करेगी वो कहलाएंगे क्या, विथड्रॉवल सिम्टम। विथड्रॉवल वाली बात हो रही है तो यहाँ पर पेशेंट को कोर्साकॉफ साइकोसिस भी डेवलप होने के चांसेस होते हैं, तब दिया जाता है क्या, थायामीन। नेक्स्ट इज डेलीरियम इज अ साइकेट्रिक डिसऑर्डर इंक्लूडेड इन। डेलेरियम, डिमेंशिया दोनों पढ़े हैं, तो यहाँ पर डेलेरियम पूछा है जो कि एक साइकेट्रिक डिसऑर्डर है, बट किस कैटेगरी से बिलोंग करेगा, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से, पर्सनालिटी या फिर ईटिंग डिसऑर्डर से। कौन सी कैटेगरी से बिलोंग करेगा डेलीरियम, तो डेलीरियम बिलोंग करता है ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। किससे, ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर से। डिमेंशिया आपने पढ़ा है, डिमेंशिया और डेलीरियम। तो यहाँ पर डेलीरियम और डिमेंशिया के बीच के यदि डिफरेंस हम बात करें, क्या है, जो यहाँ पर डेलीरियम है और डिमेंशिया है, इसका यदि हम क्या करें, डिफरेंस की बात करें तो डेलीरियम और डिमेंशिया में डेलीरियम क्या होता है, सडनली होगा, कुछ टेम्पररी टाइम के लिए हो सकता है। तो यहाँ पर कुछ ऑर्गेनिक ब्रेन डिसऑर्डर है या फिर कुछ इंजरी हो सकती है ब्रेन में या फिर कुछ एक्सीडेंटल प्रॉब्लम के कारण हो सकता है। लेकिन डिमेंशिया देखने को मिलता है जो ओल्ड एज पर्सन होंगे और ये लॉन्ग टर्म तक रहेगा। क्या रहेगा, लॉन्ग टर्म तक भी देखने को मिल सकता है। जो डिमेंशिया की प्रोग्रेशन होती है बहुत स्लो होती है एज कम्पेयर टू डेलीरियम के। तो वही जैसा मैंने कहा कि डेलीरियम किसी इंजरी के कारण हो सकता है, कुछ दिनों के लिए, कुछ टाइम के लिए, आफ्टर दैट ठीक हो जाएगा। लेकिन डिमेंशिया है जो धीरे धीरे बढ़ते ही इसकी कंडीशन देखने को मिलती है, बढ़ते ही जाएगी और इसके जो प्रोग्रेशन है वो स्लोली होगा लेकिन बहुत वर्स्ट होगा, बहुत वर्स्ट होगा। नेक्स्ट वन, प्राइमरी सिम्टम ऑफ सीजोफ्रेनिया इंक्लूड्स आर। तो सीजोफ्रेनिया,
सीजोफ्रेनिया के प्राइमरी सिम्टम क्या है? 4A ब्यूलर सिम्टम भी आपको एग्जाम में आते हैं। तो यहाँ पर जो प्राइमरी सिम्टम है सीजोफ्रेनिया के वो कौन से होंगे? एसोसिएटिव लूजनेस, ऑटिज्म, एम्बिवेलेंस या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो सीजोफ्रेनिया के जो यहाँ पर सिम्टम है वो सभी होंगे। क्या होंगे? ये सभी होंगे। 4A ब्लूरर सिम्टम भी एग्जाम में आपको पूछे जाते हैं। सीजोफ्रेनिया यदि होता है तो इसके ट्रीट होने के चांसेस कम होते हैं। क्या है? इसके चांसेस कम होते हैं। इसके पॉजिटिव सिम्टम भी होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं। पॉजिटिव सिम्टम होते हैं यदि, तो यहाँ पर ट्रीटमेंट के थ्रू है जो थोड़ा बहुत है आप पेशेंट को कॉम्प्लिकेशन होने से बचा सकते हैं। लेकिन यदि हम बात करें इसकी प्रोग्रेशन की, तो सीजोफ्रेनिया होने के चांसेस किन में रहते हैं? कॉमनली 21-22 साल के बाद है जो होने के चांसेस ज्यादा हो जाते हैं। नेक्स्ट वन इज हु इज नोन एज द फादर ऑफ साइकेट्रिक। एक क्वेश्चन मैंने आपके लिए है जो कम्युनिटी पोस्ट में भी दिया था। सभी लोग कंफ्यूज हो गए कि मैम ने दे क्या दिया है। साइकेट्रिक के फादर पूछे थे मैंने, साइकोलॉजी के नहीं पूछे थे। तो यहाँ पर ऑप्शन में था अल्बर्ट आइंस्टाइन, फिलिप पेनेल, अगस्ट कॉम्टे या फिर सिगमंड फ्रूड। तुम सबने आंसर दे दिया सिगमंड फ्रूड। सिगमंड फ्रूड नहीं थे भाई, यहाँ पर कौन थे? फिलिप पेनेल। कौन थे? फिलिप पेनेल, जिसको फादर ऑफ साइकेट्रिक के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट वन है ECT इज रिफर्ड एज। ECT क्या है? इसके ऊपर मैंने एक सेपरेट क्लास भी ली थी आपको। सोमेटिक थेरेपी है, बिहेवियरल थेरेपी है, साइकोथेरेपी है या फिर ऑक्यूपेशनल थेरेपी है। इलेक्ट्रो कन्वर्सिव थेरेपी, इलेक्ट्रो मतलब बिहेवियर पे तो काम नहीं करेगा यदि आप करंट लगा रहे हैं दिमाग पे, नए साइकोलॉजी यहाँ पर है ना ऑक्यूपेशनल, ये कहलाती है सोमेटिक थेरेपी। क्या है? सोमेटिक थेरेपी। इसके मैंने आपको टाइप, कितना करंट, कितने वोल्ट का, किस पेशेंट को कब और किसको नहीं देना है, हर एक चीज ECT की आपको एक सेपरेट क्लास में भी 25 और 1 मंथ पहले है जो आपको पढ़ाई है। लिंक इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उसकी ऐड कर दी जाएगी, जिससे आप पूरा प्रॉपर ECT पढ़ लें। ECT में से आपके 20 क्वेश्चन तक बनते हैं। ECT कब दी जाती है? जब पेशेंट के ऊपर कोई भी एंटी साइकेट्रिक ड्रग है जो काम ना करे, तब ECT एक ऑप्शन बचता है। डिप्रेशन वाले पेशेंट में, मैनिया वालों में यूज की जाती है, बाइपोलर में यूज की जाती है। लेकिन यदि उनकी मेडिकेशन से वो रिकवर होते हैं देन ECT नहीं देना है। तो ECT देना है किसको नहीं देना है? जिनका ICP बढ़ा हुआ, इंट्राक्रैनियल प्रेशर बढ़ा हुआ हो, तो उनको भी ECT देना है, जो अवॉइड किया जाता है। नेक्स्ट है यहाँ पर हमारा क्वेश्चन, द इंडियन ल्यूनेसी एक्ट वॉज एस्टेब्लिश्ड इन। ल्यूनेटिक, ल्यूनेटिक का मतलब क्या होता है? एक तरीके से इंसेन होना। तो ल्यूनेसी एक्ट है जो कब एस्टेब्लिश किया गया था? 1947 में, 1987, 1912 या फिर 1985 में। इंडियन ल्यूनेसी एक्ट है जो कब आया था? एक्ट आया था कब? 1912 में। कब आया था? 1912 में। जितने भी क्वेश्चन है यहाँ पर किसी ना किसी एग्जाम में आए हुए क्वेश्चन है, तो आप लोग रेडी रहिए इस तरीके की आपको डेली नई नई क्वेश्चन की, और सभी आपको क्लासेस मिक्सड अप रहेंगी। तो यहाँ पर जिनका राजस्थान के लिए एग्जाम है मैं उनको बता दूं कि अभी जो हाल फिलहाल में सिलेबस आपका आ गया है, पहले भी आ गया था और जिन्होंने नहीं देखा तो फिर से देख लीजिए। आपको इस बार नॉन नर्सिंग भी अच्छी खासी आने वाली है, तो उसके लिए भी आप लोग प्रिपेयर्ड रहिए। लेकिन जो नर्सिंग आनी है वो ज्यादा मार्क्स की आनी है, तो सभी सब्जेक्ट आपके कवर होके आना है। नेक्स्ट वन इज चाइल्डहुड डिसऑर्डर नोन एज एन्यूरेसिस। तो ये एन्यूरेसिस जो चाइल्डहुड डिसऑर्डर है, मतलब बचपन में होने वाली प्रॉब्लम है, क्या है? स्लीप वॉकिंग, स्टैमरिंग, लैक ऑफ बाउल कंट्रोल या फिर बेड वेटिंग। तो यहाँ पर बात की जा रही है किसकी? एन्यूरेसिस। एन्यूरेसिस का मतलब क्या होता है? बेड वेटिंग, बिस्तर में सूसू करना। बाउल कंट्रोल मतलब यहाँ पर कहलाता है एनकोप्रेसिस। क्या कहलाएगा? एनकोप्रेसिस। स्लीप वॉकिंग क्या है यहाँ पर? स्लीप वॉकिंग होता है, एक होता है स्लीप टॉकिंग होता है। स्लीप वॉकिंग को क्या कहा जाता है? सोमनम्बुलिज्म। क्या है यहाँ पर? सोमनम्बुलिज्म। यदि स्लीप टॉकिंग की बात करें हम, तब क्या कहलाएगा? स्लीप वॉकिंग एंड स्लीप टॉकिंग। नींद में चलने की बीमारी बहुत सारे लोगों में देखेंगे आप, वो कहलाती है क्या? सोमनम्बुलिज्म। नेक्स्ट वन इज इंटेलिजेंट क्वांटेंट IQ, मतलब यहाँ पर IQ लेवल लेस देन 20 है, तो क्या है? सीवियर मेंटल रिटार्डेशन, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मॉडरेट मेंटल रिटार्डेशन या फिर माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन। यहाँ पर क्या कहलाएगा? यदि IQ लेवल कितना हो?
20 से कम हो, लेस देन 20 हो, तो यहाँ पर ये क्या होगा, मेंटल रिटार्डेशन। क्या है, मेंटल रिटार्डेशन में यदि IQ लेवल बिलो 20 बताया जा रहा है, मतलब ये क्या हो जाएगा, प्रोफाउंड मेंटल रिटार्डेशन, मतलब सबसे वर्स्ट कैटेगरी की मेंटल रिटार्डेशन। और ऐसे केसेस में पेशेंट को डायरेक्ट हॉस्पिटलाइज करने की जरूरत पड़ती है। माइल्ड की हम बात करें तो माइल्ड में जो IQ लेवल होता है वो होता है 50 से 70। कितना, 50 से 70। फिर आता है मॉडरेट, तो यहाँ पर होता है 35 से 50। कितना, 35 से 50। फिर यहाँ पे आपका यदि बिलो 20 चला गया, मतलब है क्या हो गई, बहुत ही वर्स्ट कंडीशन हो गई। और सीवियर की बात करें हम तो 20 to 35। यहाँ पर क्या हो गए, IQ लेवल है यहाँ पे मैंने ऐड किए हैं। यदि हायर जो फर्स्ट होता है कितना, माइल्ड मेंटल रिटार्डेशन, यहाँ पे पेशेंट को आप ठीक कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर मॉडरेट होता है तब आपको पेशेंट को टाइम टू टाइम OPD में चेकअप ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन सीवियर और प्रोफाउंड कैटेगरी में यदि जब पर्सन जाता है तो उसको घर पे आप रख के ठीक नहीं कर सकते हैं, उसको पूरा प्रॉपर हॉस्पिटल में ही ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ेगी। नेक्स्ट इज द TNAI वॉज एस्टैब्लिश्ड इन, TNAI मतलब यहाँ पे फुल फॉर्म क्या होगा, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। क्या है यहाँ पर, ट्रेंड नर्सेस एसोसिएशन ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर TNAI की स्थापना है जो कब की गई थी, ऑप्शन में है 1908, 1947, 1950 या फिर 1978। तो यहाँ पर जो ट्रेंड नर्सिंग एसोसिएशन है इसकी स्थापना कब हुई थी, इसकी स्थापना की गई थी 1908 में, 1908 में। कब हुई थी, 1908 में। नेक्स्ट वन इज लिथोटोमी पोजीशन इज यूज्ड फॉर द ऑपरेशन ऑन। लिथोटोमी पोजीशन है जो किस ऑपरेशन के लिए यूज की जाती है, वेजाइनल, पेरिनियम, एनल कैनाल या फिर ऑल ऑफ द अबव। तो यहाँ पर आपने दो ऑप्शन देखे, आपको कई बार बताया गया है कि जितने भी गायनेकोलॉजिकल प्रोसीजर होते हैं उसके लिए मोस्टली लिथोटोमी पोजीशन है जो यूज की जाती है। मैं यहाँ पे पोजीशन भी ऐड कर देती हूँ। पोजीशन, इसका इस्तेमाल मेनली रिप्रोडक्टिव ऑर्गन को चेक करने के लिए, रिप्रोडक्टिव केयर के लिए इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर वेजाइनल और पेरिनियल तो होगी, साथ में एनल केयर के लिए भी इसका इस्तेमाल है जो किया जा सकता है। तो लिथोटोमी किस सर्जरी या ऑपरेशन के लिए यूज होगी, सभी के लिए, वेजाइनल, पेरिनियम या फिर हम ये कह सकते हैं सर्वाइकल या फिर डिलीवरी के लिए। तो इन सभी के लिए कौन सी पोजीशन इस्तेमाल होगी, तो वो होगी लिथोटोमी पोजीशन। नेक्स्ट वन, बर्थ वेट यूजुअली गेट्स डबल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे का वजन डबल किस उम्र में हो जाएगा, 3 महीने में, 6 महीने में, 9 महीने में, 12 महीने में। तो यदि बच्चे का वजन है जो जन्म के समय 2.5 kg है तो वो वजन डबल हो जाता है जनरली 5 से 6 महीने की उम्र में। तो यहाँ पर क्या होगा आपका आंसर, 5 to 6 मंथ में। और यदि ट्रिपल की बात करें हम, यहाँ पर क्या है, ट्रिपल की बात करें हम तो वो हो जाता है कितने में, 12 मंथ में। डबल मतलब 6 महीने में, ट्रिपल 1 साल में। नेक्स्ट वन, बेबीज यूजुअली अचीव नेक होल्डिंग एट द एज ऑफ। बच्चे अपनी नेक होल्ड करना किस उम्र में स्टार्ट कर देते हैं, 2 महीने में, 3 में, 5 में या 6 में। 6 मंथ की एज में बच्चे हैं जो बैठना स्टार्ट कर देते हैं विद सपोर्ट के। लेकिन यहाँ पर नेक होल्डिंग की बात की जा रही है तो बच्चे जनरली नेक होल्ड स्टार्ट करते हैं 3 मंथ में। कितने में, 3 मंथ की एज में। बिफोर दैट आप ट्राई भी ना करें, बच्चे की जो नेक के यहाँ पर जो भी मसल्स वगैरह है वो भी वीक हो सकती हैं। नेक्स्ट वन, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव BFHI was developed jointly the WHO and UNICEF and launched in the year। तो बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव क्या है, BFHI इनिशिएटिव लिया गया था WHO ने, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने, और यूनिसेफ ने। यूनिसेफ का हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में और WHO का जेनेवा में है। ये आपको एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। तो BFHI के तहत यहाँ पर BFHI को लॉन्च कब किया गया था, तो BFHI बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव लॉन्च किया गया था कब, 1991 में, 1991 में। कब हुआ था, 1991 में। और इसके हिसाब से क्या है, बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के 10 है जो मेन स्टेप रखे गए थे। क्या है, 10 मेन स्टेप रखे गए थे बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के ब्रेस्ट फीडिंग को लेके। क्या है, ब्रेस्ट फीडिंग को लेके।
कि ब्रेस्ट फीडिंग पॉलिसी रिटर्न में होनी चाहिए, क्यों जरूरी है, और यहाँ पर हेल्थ केयर स्टाफ को भी ट्रेंड होना चाहिए। माँ को है डमी पर प्रोसीजर करके दिखाना कि कैसे बच्चे को फीड कराएं। विद इन 1 आवर के अंदर है जो बच्चे को ब्रेस्ट फीडिंग इनिशिएट करवाना है। प्रैक्टिस रूमिंग कराना है 24 आवर डे के लिए, मतलब माँ बच्चे को 24 घंटे एक ही रूम में रखना है। तो यहाँ पर ये सभी किसके पॉइंट्स थे, ये थे BFHI के बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव के, जिसमें कोई भी पेसिफायर यूज नहीं करना है, ना आर्टिफिशियल कुछ टेस्ट बच्चे को कराना है, और यहाँ पर ब्रेस्ट फीडिंग के लिए प्रॉपर तरीके से सपोर्ट करना है। सभी चीजें बेबी फ्रेंडली हॉस्पिटल इनिशिएटिव की किस पर बेस्ड थी, ब्रेस्ट फीडिंग को लेकर। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग आर कंपोनेंट ऑफ अंडर 5 क्लिनिक। अंडर 5 क्लिनिक आपने पढ़ा है, तो अंडर 5 क्लिनिक के कंपोनेंट क्या है, ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस, फैमिली प्लानिंग एंड हेल्थ एजुकेशन, दोनों या फिर इनमें से कोई नहीं। अंडर 5 क्लिनिक, अंडर 5 क्लिनिक में जो आउटर जो ट्रायंगल है वो क्या बताता है, हेल्थ एजुकेशन, जो इनर ट्रायंगल है वो बताता है क्या, फैमिली प्लानिंग। टोटल यहाँ पे 5 कंपोनेंट्स होते हैं, कितने, 5, केयर एंड इलनेस, ग्रोथ मॉनिटरिंग, प्रिवेंटिव केयर एंड हेल्थ एजुकेशन और फैमिली प्लानिंग। तो यहाँ पर ग्रोथ मॉनिटरिंग एंड केयर एंड इलनेस है, फैमिली प्लानिंग और हेल्थ एजुकेशन भी है, और प्रिवेंटिव केयर। तो पांचों कंपोनेंट्स किसके हैं, अंडर 5 क्लिनिक के। नेक्स्ट वन इज टाइप ऑफ ब्रेस्ट मिल्क का। तो ब्रेस्ट मिल्क कितने टाइप का होता है, फोर मिल्क, हाइंड मिल्क, ट्रांजिशनल मिल्क एंड मैच्योर मिल्क, या फिर दोनों या कोई नहीं। तो यहाँ पर होते हैं जो ब्रेस्ट मिल्क ट्रांजिशनल भी होता है, मैच्योर भी होगा, फोर मिल्क भी होता है और हाइंड मिल्क भी होगा। और जो शुरुआती ब्रेस्ट मिल्क इनिशिएट होता है आफ्टर द बच्चे की डिलीवरी, वो कहलाता है क्या, कोलेस्ट्रम, जो कि शुरू के 1 या 2 दिन ही रिलीज होता है। आफ्टर दैट ये बाकी के मिल्क आपके रहेंगे ट्रांजिशनल मिल्क, मैच्योर, फोर मिल्क एंड हाइंड मिल्क। तो ये सभी टाइप हो जाएंगे, क्या होंगे, सभी हो जाएंगे। नेक्स्ट वन, एंटीरियर फॉन्टेनेल गेट क्लोज्ड बाय द एज ऑफ। एंटीरियर पोस्टीरियर फॉन्टेनेल के बीच का डिफरेंस भी हमने कई बार पढ़ा है। तो यहाँ पर जो एंटीरियर फॉन्टेनेल है, क्या है, एंटीरियर फॉन्टेनेल है, ये क्लोज होते हैं लेट मतलब 1.5 साल की उम्र तक, 1 साल से 1.5 साल की उम्र तक। और जो पोस्टीरियर होते हैं वो जनरली इनिशियल 6 वीक की एज में तक बच्चे के क्लोज हो जाते हैं। तो यहाँ पर एंटीरियर फॉन्टेनेल की एज कही जाए तो 1.5 साल तक और 12 महीने से लेके 18 महीने तक। नेक्स्ट इज फ्लैग साइन इज ऑब्जर्व्ड इन। तो फ्लैग साइन किस में देखने को मिलता है, हाइड्रोसेफेलस में, मरासमस, क्वासियोरकर या फिर मेनिंजाइटिस में। तो यहाँ पर इन सभी डिसीज के अपने अपने क्लासिकल साइन है। हाइड्रोसेफेलस में क्या होता है, CSF ऑक्यूमुलेट हो जाएगा, मतलब क्या होगा, CSF इंक्रीज होगा, बच्चे का सिर कैसा होगा, लार्ज साइज हेड होगा। और इसमें साइन देखने को मिलता है पॉट साइन। बच्चे का सिर यदि आप टच करके देखेंगे तो जैसे मटके का साउंड होता है वैसे आएगा। मरासमस मतलब बच्चा सिकुड़ा हुआ, एक तरीके से हम कहें। मरासमस का मतलब क्या होगा, बच्चा बहुत ही थिन रहेगा, कोई फैट वैट कुछ भी नहीं होगा। क्वासियोरकर में बच्चा कैसा होगा, फूला हुआ टाइप रहेगा। मेनिंजाइटिस की हम बात करें तो मरासमस और क्वासियोरकर दोनों प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन की प्रॉब्लम है। मेनिंजाइटिस में जो ब्रेन एंड स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, क्या है, ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड की कवरिंग है, जिसको मेनिंग्स कहते हैं, उसमें होने वाला इन्फेक्शन, इन्फ्लामेशन। इसके साइन सिम्टम होते हैं हेडेक, ब्रुजिन्स्की साइन, कर्निंग साइन एंड फीवर। तो यहाँ पर फ्लैग साइन देखने को मिलता है हेयर में, बच्चे के हेयर झंडे टाइप से देखने को मिलेगा, तो उसको कहा जाता है फ्लैग साइन। और देखने को मिलता है किसमें, क्वासियोरकर वाले पेशेंट में। नेक्स्ट इज जॉइंटिस इन यूनिट अकरिंग विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ इज नोन एज। तो बच्चे में यदि जन्म लेने के विद इन 24 घंटे के अंदर यदि जॉइंटिस देखने को मिले तो वो क्या है, पैथोलॉजिकल, फिजियोलॉजिकल, ब्रेस्ट मिल्क जॉइंटिस या फिर ब्रेस्ट फीडिंग जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस कहलाएगा, यदि विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ के बच्चे में जॉइंटिस देखने को मिल जाए। विद इन 24 आवर की बात हो रही है, जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर बात हो रही है, मतलब क्या है, वो होगा पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। कौन सा जॉइंटिस, पैथोलॉजिकल जॉइंटिस। फिजियोलॉजिकल जॉइंटिस देखने को मिलता है जनरली आफ्टर 24 घंटे के बाद। कितना, 24 घंटे के बाद। पैथोलॉजिकल जॉइंटिस होगा क्यों, क्योंकि बच्चे में यदि हो सकता है कि कुछ इंटरनल कुछ जो प्रॉब्लम्स बच्चे को रही और ऐसे पैथोलॉजिकल जॉइंटिस में बच्चे को
इमीडिएट ट्रीटमेंट की जरूरत पड़ती है। रीजन पता करना होता है कि कुछ इंटरनल प्रॉब्लम्स क्या रही हैं जिसके कारण जॉइंटिस की कंडीशन डेवलप हो रही है। तो यदि 24 घंटे के बाद तो हो रहा है मतलब ठीक है, पाम येलो देखने को मिलेंगे। डॉक्टर आपको एडवाइस भी करते हैं कि 2-3 दिन के बाद आपका बच्चा थोड़ा थोड़ा येलो रहेगा, लेकिन जन्म लेने के 24 घंटे के अंदर ही यदि बच्चा येलो देखने लगे देन बच्चे को फोटोथेरेपी दी जाएगी, जो एक क्लासिकल ट्रीटमेंट कंसीडर होता है। तो यहाँ पर क्या होगा, बच्चे को फोटोथेरेपी भी दी जाएगी। और यदि बिलिरुबिन लेवल 5 mg/dl से ज़्यादा बढ़ते जा रहा है, जो कि 0.2 mg/dl के पर आवर के हिसाब से इंक्रीज हो रहा है, तो यहाँ पर एक जॉइंटिस बच्चे को 14 दिनों तक भी है, जो 14 दिनों के बाद तक भी ठीक नहीं हो रहा है, तो यहाँ पे बच्चे को इनिशियली ट्रीटमेंट स्टार्ट किया जाता है। यदि पैथोलॉजिकल डेवलप हो रहा है तो फिजियोलॉजिकल है जो अपने आप 2 वीक के अंदर है जो सबसाइड हो जाएगा। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ साइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक और असाइनोटिक हार्ट डिसीज। साइनोटिक हार्ट डिसीज का मतलब है यहाँ पर कंजेनाइटल हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर साइनोटिक हार्ट डिसीज में 4 डिसीज इकट्ठी होती हैं एक ही डिसीज में। तो ऑप्शन है यहाँ पर आर्टरियल सेप्टल डिफेक्ट, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस या फिर वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो यहाँ पर जो कौन सी डिसीज है वो होगी आपकी क्या, टेरेटोलॉजी ऑफ, क्या है, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट, जिसमें हार्ट का शेप कैसा देखने को मिलता है, बूट शेप। हार्ट का शेप एक्सरे किया जाएगा तो यहाँ पे कैसा देखने को मिलेगा, बूट शेप। तो यहाँ पर एक क्या होगा, साइनोटिक हार्ट डिसीज में आएगा आपका टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट। इसमें टोटल 4 डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं, कौन कौन से, VSD, क्या क्या, VSD वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, ओवरराइडिंग ऑफ अओर्टा, पल्मोनरी स्टेनोसिस। पल्मोनरी स्टेनोसिस के अलावा एक और होता है राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। क्या है, राइट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी। तो ये 4 है जो डिफेक्ट्स इंक्लूड होते हैं किसमें, टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट में। टेरेटोलॉजी ऑफ फैलेट क्या है, साइनोटिक हार्ट डिसीज। तो यहाँ पर ASD, PDA और वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। पेटेंट डक्टस आर्टरियोसिस के लिए ड्रग ऑफ चॉइस एग्जाम में पूछी जाती है, तो वो होती है आपकी क्या, आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। क्या है, आइब्यूप्रोफेन या फिर इंडोमिथासिन। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन आर इलेक्टेड इन मेनिंजाइटिस। तो मेनिंजाइटिस में कौन से साइन है जो और ज्यादा बड़े हुए देखने को मिलेंगे। ऑप्शन में कर्निंग साइन, ब्रुजिंस्की साइन या फिर दोनों या फिर कोई नहीं। तो यहाँ पर जो साइन देखने को मिलेंगे वो दोनों होते हैं, कर्निंग्स भी होता है, ब्रुजिंस्की भी होगा, हेडेक भी होगा, नचल रिजिडिटी भी होगी। तो ये सब साइन किसके, मेनिंजाइटिस के। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग साइन ऑफ डिहाइड्रेशन इन न्यूनेट। यदि बच्चे में न्यूनेट में यदि डिहाइड्रेशन होता है तो कौन से साइन देखने को मिलेंगे, डिप्रेस्ड फॉन्टेनल, वल्जिंग फॉन्टेनल, हाइपोकैल्सेमिया या फिर हाइपरकैल्सेमिया। क्या देखने को मिलेगा, यदि बच्चे को क्या हो गया है, डिहाइड्रेशन हुआ है, न्यूनेट को, न्यूनेट मतलब 28 डेज से कम दिनों का भी बच्चा है, तो यहाँ पर उसको साइन होगा क्या, फॉन्टेनल डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। कैसे, डिप्रेस्ड देखने को मिलेंगे। वल्जिंग फॉन्टेनल देखने को मिलते हैं हाइड्रोसेफेलस में, किसमें, हाइड्रोसेफेलस में, मतलब आगे की तरफ बल्ज रहेंगे, लार्ज साइज होगी हेड की, लेकिन डिप्रेस्ड रहेंगे किसमें, डिहाइड्रेशन में। नेक्स्ट वन, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस अकर्स इन। यहाँ पे क्वेश्चन देखिए, लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस कब देखने को मिलेगी, बिफोर 72 आवर ऑफ बर्थ, आफ्टर 72 आवर ऑफ बर्थ या फिर विद इन 24 आवर ऑफ बर्थ या फिर बिफोर 12 आवर ऑफ बर्थ। लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस देखने को कितने घंटे के बाद मिलेगी। यदि इनिशियल विद इन 24 आवर कहेंगे हम तो लेट नहीं होगा, अर्ली ही होगा। तो यहाँ पर यदि लेट की बात की जा रही है तो लेट में क्या होगा, लेट में होगा आपका, यदि न्यूनेटल सेप्सिस 2 ग्रुप में रहेगी, यहाँ पर मैंने ऐड किया है इसलिए थोड़ा सा स्क्रीन डिस्टर्ब हुई है। देखिए यदि न्यूनेटल सेप्सिस की हम बात करें तो एक होता है आफ्टर बर्थ के बाद देखने को मिलेगा, एक होता है अर्ली ऑनसेट सेप्सिस, दूसरा होता है लेट ऑनसेट सेप्सिस। तो अर्ली ऑनसेट सेप्सिस में होगा क्या कि कितने घंटे के अंदर हो जाए, यदि 72 घंटे के अंदर, कितना, 72 घंटे के अंदर, कुछ केस में
7 दिनों के। लेकिन यदि 72 घंटों के बाद होता है तो हम उसको क्या कहेंगे? लेट। क्या कहेंगे? लेट कहेंगे, यदि आफ्टर 72 आवर हो रहा है। लेकिन बिफोर 72 हो रहा है तो इसको हम क्या कहेंगे? अर्ली ऑनसेट। क्या है? अर्ली ऑनसेट सेप्सिस। लेकिन यदि यहाँ पे बात की जा रही है किसकी? लेट ऑनसेट ऑफ न्यूनेटल सेप्सिस की, तो ये क्या कहलाएगा आपका? ये कहलाएगा आफ्टर 72 घंटों के अंदर यदि सेप्सिस डेवलप हो रही है तब। क्लियर? नेक्स्ट इज एक्सपेंडेड फॉर्म ऑफ यूनिसेफ। तो ये तो सबको पता होना चाहिए। यूनिसेफ हेडक्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। इसकी स्थापना कब हुई थी यूनिसेफ की? और यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या है? तो यूनिसेफ मेनली काम किसके लिए करता है? बच्चों की एजुकेशन के लिए। किसके लिए? बच्चों की एजुकेशन के लिए। यदि हम इसके हेडक्वार्टर की बात करें तो न्यूयॉर्क पे है। कहाँ है? न्यूयॉर्क में है। और यदि यहाँ पर हम बात करें तो पिछले 75 सालों से काम कर रहा है। कितने? 75 ईयर से कंटिन्यूअस है जो काम कर रहा है यूनिसेफ। तो यहाँ पर इसका फुल फॉर्म क्या होगा? यूनाइटेड नेशन इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। जो अलग अलग कंट्रीज में बच्चे हैं, जैसे कहीं पे युद्ध वगैरह होता है तो उन सब के लिए कौन काम करता है? यूनिसेफ। तो यहाँ पर यूनिसेफ की जो यदि हम बात करें तो यूनिसेफ की ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर कौन रह चुकी हैं? प्रियंका चोपड़ा। क्या है? प्रियंका चोपड़ा है जो ग्लोबल गुडविल एम्बेसडर रह चुकी हैं। इंडिया की तरफ से हम बात करते हैं तो जो कि 2016 से यहाँ पर, यदि क्योंकि हमारे इंडिया के रिगार्डिंग यदि आपको पूछ लें कि इंडिया की तरफ से यूनिसेफ की एम्बेसडर कौन रही है तो प्रियंका चोपड़ा, जो कि 2016 से है। नेक्स्ट वन, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग शुड बी डन फॉर फर्स्ट। तो एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग का मतलब होता है ओनली ब्रेस्ट मिल्क, अदर देन कुछ भी नहीं, ना पानी ना कुछ भी नहीं, नथिंग। तो यहाँ पर एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कब तक की जाती है? 6 मंथ तक। आफ्टर 6 मंथ के बाद, आफ्टर 6 मंथ के बाद जो फूड वगैरह स्टार्ट किया जाता है उसको हम क्या कहते हैं? वीनिंग। क्या कहेंगे? वीनिंग या फिर कॉम्प्लीमेंट्री फूड। लेकिन इसके साथ भी यदि मदर की इच्छा हो, मदर चाहती है तो अपने बच्चे को 2 ईयर्स तक है जो ब्रेस्ट फीड करा सकती है। बट आफ्टर 6 मंथ के बाद बच्चा ओनली ब्रेस्ट मिल्क पे नहीं रह सकता है, इसीलिए उसको वीनिंग की जरूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग सिम्टम्स कैन बी ऑब्जर्व्ड इन नेफ्रोटिक सिंड्रोम एक्सेप्ट। तो सभी सिम्टम नेफ्रोटिक सिंड्रोम में देखने को मिलेंगे किसी एक को छोड़कर। एनासार्का, हाइड्रोसेफेलस, प्रोटीन यूरिया या फिर हाइपर एल्बुमिनिया। हाइपर एल्बुमिनिया का मतलब एल्बुमिन लेवल का है जो ज्यादा होना, जो कि एक प्रोटीन है। तो ये देखने को मिलता है नेफ्रोटिक सिंड्रोम में। प्रोटीन यूरिया भी होता है। एनासार्का देखने को भी मिलेगा। एनासार्का का मतलब होता है जिसमें एडिमा एक तरीके से, क्या है यहाँ पर, आप इसको या तो स्वेलिंग कह सकते हैं या एडिमा कह सकते हैं। तो यहाँ पर ये होता है, क्लासिकल साइन है एडिमा, प्रोटीन यूरिया, हाइपर एल्बुमिनिया, लेकिन हाइड्रोसेफेलस देखने को नहीं मिलेगा इसमें। नेक्स्ट वन, चिल्ड्रन कैन ड्रॉ द सर्किल बाय द एज ऑफ। तो बच्चे किस उम्र में एक सर्किल बना सकते हैं? 1 साल, 2 साल, 3 साल या 4 साल में। तो इस पर तो आप इवन अपने घर के आसपास जो भी बच्चे उनसे प्रैक्टिकल के थ्रू भी इस चीज को याद कर ले तो बेस्ट होगा। तो होता है 3 साल की उम्र में। विदाउट 3 साल के बच्चों की जो ग्रिपिंग है उतनी अच्छी नहीं होती है, जिसके कारण वो सर्किल नहीं बना पाएंगे। होल्ड कर लेंगे जिस भी ऑब्जेक्ट से आप बनवाना चाह रहे हैं, लेकिन जो एक प्रॉपर सर्किल होगा वो 3 साल की उम्र में ही बना पाएंगे। नेक्स्ट इज ऑल ऑफ द फॉलोइंग रिफ्लेक्सेस आर टेम्पररी रिफ्लेक्सेस एक्सेप्ट। तो यहाँ पर सभी रिफ्लेक्सेस क्या है? टेम्पररी है, मतलब कुछ समय के बाद ये क्या हो जाएंगे? फिर एंड हो जाएंगे। लेकिन कौन सा नहीं होगा? ब्लिंकिंग, रूटिंग, मोरो रिफ्लेक्स या फिर डॉल्स आई रिफ्लेक्स। सभी रिफ्लेक्स समय के साथ क्या हो जाते हैं? सबसाइड हो जाएंगे। लेकिन यहाँ पर ब्लिंकिंग है, आंखों का ब्लिंक करना, वो इवन आपकी आंखों के सामने भी कोई कुछ लेके आ जाए तो आपकी आंखें क्या हो जाएंगी? ब्लिंक हो जाएंगी। लेकिन रूटिंग रिफ्लेक्स की बात करें हम, यहाँ पर ब्रेस्ट, जब बच्चे को भूख लगती है तो वो क्या करते हैं? ब्रेस्ट को ढूंढने की कोशिश करते हैं। इसलिए स्पेशली बच्चे जब 1 मंथ और 2 मंथ के हो जाते हैं तो वो क्या कहलाता है? रूटिंग रिफ्लेक्स। तो ये भी आपका बच्चे की उम्र के साथ साथ ठीक हो जाएगा। फिर बच्चे का यहाँ पर क्या आता है? मोरो रिफ्लेक्स। मोरो रिफ्लेक्स मतलब कुछ होल्ड करने की कोशिश करें। तो ये सभी रिफ्लेक्स अपने आप है जो सबसाइड हो जाएंगे, लेकिन ब्लिंकिंग नहीं होता है। नेक्स्ट इज 3C
ऑब्जर्व्ड इन ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला इंक्लूड ऑल ऑफ द फॉलोइंग एक्सेप्ट। तो यहाँ पर ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला में क्या है, 3 C's है। कौन सा सी है जो नहीं होगा? सिरोसिस, कफिंग, चोकिंग और साइनोसिस। ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला में क्या है, ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला के जो 3 C हैं वो सभी हैं किसी एक को छोड़कर। फिस्टुला में कफिंग होगा, चोकिंग होगा, साइनोसिस होगा, लेकिन यहाँ पर जो चीज नहीं होगी वो क्या होगी? सिरोसिस। क्या होगा? सिरोसिस यहाँ पे नहीं होगा। तो यहाँ पे आपका आंसर क्या कहलाएगा? आपका आंसर होगा क्या? सिरोसिस। ट्रैक्योइसोफेगल फिस्टुला में सब कुछ देखने को मिलेगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। तो याद रखिए, ट्रैकियो मतलब ट्रैकिया आपका जो वाइंड पाइप है, ईसोफेगस जो आपका फूड पाइप हो गया। यदि इन दोनों के बीच में कुछ, फिस्टुला का मतलब होता है कि एबनॉर्मल ओपनिंग, तो यहाँ पर चोकिंग भी होगा, खांसी भी आएगी, साइनोसिस भी होगा। चोक होगा तो साइनोसिस होना कॉमन सी बात है, सांस प्रॉपर नहीं ले पाएंगे। तो यहाँ पर सब कुछ होगा लेकिन सिरोसिस देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट इज विटामिन डी डेफिशिएंसी कैन रिजल्ट। विटामिन डी की कमी से क्या हो सकता है? तो यहाँ पर सिंपल सा है, क्या होगा? रिकेट्स। क्या देखने को मिलेगा? रिकेट्स। स्कर्वी होता है सी की कमी से। पेलाग्रा होता है नियासिन किसकी कमी से? नियासिन की कमी से। इसके 3D सिम्टम 4D सिम्टम्स भी होते हैं, डायरिया, डिमेंशिया और डर्मेटाइटिस। लास्ट इज द डेथ। नेक्स्ट वन, वुमन इज कंसिडर्ड टू बी मेनोपॉज इफ शी हैज एक्सपीरियंस सेसेशन ऑफ हर मेंसेस फॉर पीरियड ऑफ। यदि किसी महिला को मेनोपॉजल वुमेन कहा जाता है तो उसके पीरियड्स कितने समय से स्टॉप है? सजेस्ट है मतलब स्टॉप है, कितने टाइम से पीरियड्स नहीं आए हैं? 6 महीने से, 12 महीने से, 18 महीने से या फिर 24 महीने से। तो यदि किसी क्लाइंट को मेनोपॉजल वुमेन में कंसीडर किया जा रहा है आपकी, मतलब उसके पीरियड्स लास्ट 12 मंथ से नहीं आए हैं। कितना? लास्ट 1 साल से नहीं आए हैं। और मेनोपॉज के लिए उम्र होती है 50 साल से 55 साल के बीच में। किसी किसी में कुछ यदि जो हार्मोनल टैबलेट्स वगैरह लेते हैं जैसे कि थायराइड वाले हो गए, उनके 50 साल के पहले ही मेनोपॉज हो जाता है, यानी उनके पीरियड्स भी प्रॉपर टाइम पर नहीं आते हैं। तो यहाँ पर यदि किसी महिला में बात की जा रही है कि मेनोपॉजल वुमेन कंसीडर होती है वो, लेकिन जब उसके पीरियड्स लास्ट 1 ईयर से ना आए हो। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग सिटिंग द वेट ऑफ द होल बॉडी बियर्स ऑन। हमारे शरीर का पूरा भार कहाँ पे होता है? इस्चियल ट्यूबरोसिटीज पर, इलियक क्रेस्ट, इस्चियल स्पाइन या फिर नन ऑफ द अबव। जब भी हम बैठते हैं, क्या है? जब भी हम बैठते हैं ड्यूरिंग द सिटिंग तो हमारे पूरे शरीर का भार होता है। यहाँ पर ग्रीन कलर दिख रहा है आपको, ये कहलाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हमारी पूरी बॉडी का क्या होता है? वेट होता है। पूरे शरीर का वजन की हम बात करें तो कहाँ पे होगा? ग्रीन वाले पोर्शन के यहाँ पर, इसको कहा जाता है इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। तो यहाँ पर हम बैठने के दौरान यदि वजन की बात करें तो पूरी बॉडी का वजन कौन बियर करेगा? इस्चियल ट्यूबरोसिटीज। नेक्स्ट वन, द फुल डायलिटेशन ऑफ द सर्विक्स। तो सर्विक्स पूरी डायलेट कितने सेंटीमीटर होती है? 8 सेंटीमीटर, 9 सेंटीमीटर, 10 या फिर 12 सेंटीमीटर। तो यदि हम सर्वाइकल डायलिटेशन की बात करें तो सर्विक्स टोटल पूरा फुली डायलेट होती है 10 सेंटीमीटर तक। और डायलिटेशन देखने को कब मिलता है? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में। किसमें? फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर में ये सर्वाइकल डायलिटेशन देखने को मिलता है। जो लेबर की टोटल 4 स्टेज होती हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो पहली में तो सर्विक्स डायलेट होती है, यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आने से लेके यहाँ पर क्या है? यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शंस टू सर्वाइकल। सर्वाइकल डायलिटेशन क्या है यहाँ पर आपका? वो कहलाएगा फर्स्ट स्टेज ऑफ लेबर। फिर आती है आपकी क्या? सेकेंड स्टेज, जिसको हम कहते हैं बेबी एक्सपल्सन। सर्विक्स डायलेट होने से लेके बेबी एक्सपल्सन तक की स्टेज क्या है? सेकेंड स्टेज। फिर आती है आपकी थर्ड, जिसमें आपका क्या आता है? प्लेसेंटा। प्लेसेंटल स्टेज भी हम कहते हैं इसमें। प्लेसेंटा क्या होता है? प्लेसेंटा एक्सपल्सन होता है। फिर होती है फोर्थ, जिसको हम क्या कहते हैं? ऑब्जर्वेशनल स्टेज या फिर ऑब्जर्वेशनरी स्टेज। इसमें माँ और बच्चे दोनों को ऑब्जर्व किया जाता है। यदि प्लेसेंटा विद इन 15 से 30 मिनट
15 to 30 मिनट है जो नॉर्मल ड्यूरेशन है, यदि बाहर नहीं आता है तब इसको क्या कहा जाता है, रिटेन्ड प्लेसेंटा। नेक्स्ट वन, विच डेसिडुअल लेयर्स इन द लेटर स्टेज फॉर्म्स प्लेसेंटा। तो डेसिडुअल, आपको डेसिडुअल पता होना चाहिए कि ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी एंडोमेट्रियम का नाम दिया जाता है क्या, डेसिडुआ। डेसिडुअल लेयर मतलब एंडोमेट्रियल लेयर, तो एंडोमेट्रियल लेयर और डेसिडुअल लेयर का कौन सा पार्ट है जो प्लेसेंटा बनाने का काम करता है, डेसिडुआ बेसिले, डेसिडुआ कैप्सुलरिस, डेसिडुआ पैराइटल या फिर नन ऑफ द अबव। तो डेसिडुआ नाम दिया जाता है एंडोमेट्रियम को ड्यूरिंग द प्रेगनेंसी, और इसका जो लेयर है वो है कौन सी, डेसिडुआ बेसिलाई, जो कि क्या करती है, प्रेगनेंसी के दौरान प्लेसेंटा बनाने में हेल्प करती है। नेक्स्ट वन इज, which type of lochia should the nurse expect to find in a client on second day of postpartum। दूसरे दिन पोस्टपार्टम के कौन सा लोचिया है जो यहाँ पर नर्स है जो एक तरीके से हमें कह सकते हैं एक्सपेक्ट करेगी कि ये देखने को मिलेगा। ऑप्शन में फाउल स्मेलिंग लोचिया, लोचिया रूब्रा, लोचिया एल्वा, फिर लोचिया सरोसा। लोचिया देखने को, लोचिया का मतलब क्या है, आफ्टर द डिलीवरी होने के बाद जो वेजाइनल डिस्चार्ज है वो रूब्रा, अल्वा, सिरोसा। तो रूब्रा है जो इनिशियल प्रेगनेंसी में देखने को मिलेगा, इनिशियल पोस्टपार्टम पीरियड में देखने को मिलेगा। तो इनिशियल 2 to 3 डेज तक यही होगा जो कि डार्क रेड कलर का होगा, इसमें क्लॉट्स भी होंगे। तो यहाँ पर क्या होगा आपका लोचिया रूब्रा। नेक्स्ट वन, अ क्लाइंट इज कंप्लेनिंग ऑफ पेनफुल यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन और आफ्टर पेन ऑन पोस्टपार्टम डे 2, which of the following condition would increase the severity of after pain। तो यहाँ पर यदि आपकी क्लाइंट क्या कह रही है, यदि आपकी क्लाइंट है जो कह रही है कि आफ्टर डिलीवरी हो गई है, क्लाइंट कंप्लेन कर रही है पोस्टपार्टम डे 2 है, मतलब डिलीवरी हो गई है पोस्टपार्टम डे है, तो लेकिन उसके बाद भी उसको बहुत ज्यादा दर्दफुल कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, तो यहाँ पर क्या हो सकता है, बॉटल फीडिंग, डायबिटीज, मल्टीपल जेस्टेशन या फिर प्रीमी पैराइटी। यदि बच्चा पैदा हो गया है तो उसके बाद का टाइम कहलाता है पोस्टपार्टम, लेकिन उसको दूसरे दिन, पोस्टपार्टम के दूसरे दिन भी बहुत ज्यादा यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हैं, सीवियरिटी भी बढ़ती जा रही है उन दर्द की, तो वो कहलाएगा मल्टीपल जेस्टेशन। हो सकता है, मे बी चांसेस है कि एक और बच्चा है जो गर्भ में हो, एक और फीटस अंदर हो, तो इसीलिए कॉन्ट्रैक्शन आ रहे हो, क्योंकि या तो डायबिटीज के कारण होंगे, ना बॉटल फीडिंग, ना प्रीमी पैराइटी के कारण। यहाँ पर यदि ऑप्शन की बात करें तो मल्टीपल जेस्टेशन यहाँ पे है जो आपका ऑप्शन हो सकता है। नेक्स्ट वन, अकॉर्डिंग टू WHO द वेट ऑफ द हेल्दी न्यूबॉर्न वुड बी। तो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के हिसाब से हेल्दी न्यूबॉर्न का वजन कितना होना चाहिए, 3 kg, 2.5 kg, 2 kg या फिर 4 kg। कितना वजन होना चाहिए एक हेल्दी न्यूबॉर्न बेबी का, तो एज पर WHO के इंडियन बेबीज और सभी बेबीज का वजन 2.5 kg तक है जो होना चाहिए। यदि इससे कम होते हैं, बिलो जाते हैं बच्चे, तब वो क्या कहलाते हैं, LBW, लो बर्थ वेट बेबीज। नेक्स्ट इज आइडियल टाइम फॉर कॉपर्टी इंसर्शन इज। तो यदि कॉपर्टी इंसर्ट करने का एक आइडियल टाइम पूछा जाता है तो क्या होगा, 2 to 3 डेज फॉलोइंग मेंस्ट्रुएशन, 7 डेज आफ्टर मेंस्ट्रुएशन, 2 to 3 डेज प्रायर टू मेंस्ट्रुएशन या फिर ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुएशन। तो यहाँ पर एक आइडियल टाइम कॉपर्टी के लिए होता है ड्यूरिंग द मेंसेस पीरियड। क्या है, ड्यूरिंग द मेंस्ट्रुअल पीरियड, क्योंकि इस दौरान है जो यूट्रस है आपकी क्या होती है, इस दौरान यूट्रस आपकी एज हम ये कह सकते हैं कि डायलिटेशन थोड़ा सा ज़्यादा होता है। तो यहाँ पर 2 से 3 दिन मेंस्ट्रुअल पीरियड के दूसरे या तीसरे दिन में करवाना सबसे बेस्ट टाइम है जो कंसीडर किया जाएगा। नेक्स्ट वन, ओरल पिल ऑफ गवर्नमेंट सप्लाई। तो भारत में अलग अलग हॉस्पिटल में जो पिल्स डिस्ट्रीब्यूट की जाती हैं, फ्री ऑफ कॉस्ट की जाती हैं, तो वो कौन सी है, माला डी, माला एन, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल या फिर पोस्ट कॉइटल पिल। तो गवर्नमेंट के द्वारा जो पिल सप्लाई की जाती है होती है माला एन। कौन सी, माला एन, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट डिस्ट्रीब्यूट की जाती है। माला डी भी है, लेकिन इनको है जो 5-10 रुपए बहुत ही चीप प्राइस में अवेलेबल हो जाती हैं, लेकिन माला एन क्या है, गवर्नमेंट के द्वारा सप्लाई की जाने वाली ओरल पिल्स। यदि हम यही पिल्स बात करें, माँ यदि फीड कराती है तब बच्चे को, यदि माँ अपने बच्चे को फीड कराती है, मतलब यहाँ पर क्या है, लैक्टेटिंग मदर में यदि पिल की बात की जाए तो वो ओनली यूज कर सकती हैं क्या, मिनी पिल्स।
क्या है, मिनी पिल्स। नेक्स्ट वन, the nurse is monitoring the client with a history of stillborn infants. The nurse is aware that a non-stress test can be ordered for this client. तो यहाँ पर यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही है स्टिल बॉर्न इन्फेंट की, स्टिल बॉर्न इन्फेंट का मतलब है कि बच्चा क्या हुआ है, यूट्रस में ही बच्चे की डेथ हो गई, क्या है, डेड है जो फीटस रहा है। डेड फीटस का मतलब होता है स्टिल बॉर्न इन्फेंट, मतलब मरा हुआ बच्चा पैदा हुआ है। यदि हिस्ट्री रही है आपकी क्लाइंट की, तो एज अ नर्स जब आप अपने पेशेंट का एनएसटी करते हैं तो किस चीज से आपको अवेयर रहना है, डिटरमाइन द लंग मैच्योरिटी, मेजर द फीटल एक्टिविटी, शो द इफेक्ट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन ऑफ फीटल हार्ट, मेजर द वेलबींग ऑफ फीटस। तो यदि आपके क्लाइंट की प्रीवियस हिस्ट्री रही स्टिल बर्थ इन्फेंट की, तो ऐसे केस में बच्चा जो अभी रिसेंट में आप बच्चे के लिए एनएसटी कर रहे हैं अपनी क्लाइंट का, आपको अवेयर रहना है कि बच्चे की जो फीटल एक्टिविटी है वो प्रॉपर है या नहीं। इसी चीज पे आपको फोकस करना है, क्योंकि प्रीवियसली यदि हिस्ट्री इस तरीके से रहती है, इसीलिए जब भी आप हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं, आप अपने क्लाइंट की केयर करते हैं, तो उसकी हिस्ट्री कलेक्ट की जाती है। आपका फर्स्ट स्टेप यही होता है असेसमेंट में, हिस्ट्री कलेक्ट करना, सब्जेक्टिव डेटा और ऑब्जेक्टिव डेटा दोनों तरीके के डेटा कलेक्ट करना। तो यहाँ पर रीजन यही है कि प्रीवियस बच्चे डेथ हो गए हैं, स्टिल बर्थ पैदा हुए हैं, तो यहाँ पर क्या करना है आपको, फीटल एक्टिविटी है जो चेक करनी है। नेक्स्ट वन, प्रोसीडेंसिया मीन्स, प्रोसीडेंसिया का मतलब क्या है, फिस्टुला, यूट्राइन प्रोलैप्स, पॉलिप्स या फिर फाइब्रॉइड्स। प्रोसीडेंसिया नाम यहाँ पे आपको सुना सुना लग रहा होगा, एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में आया था जो रिसेंट में ईएसआईसी का यूपीएससी के थ्रू एग्जाम हुआ था, उसमें ये कहलाता है यूट्राइन प्रोलैप्स। प्रोसीडेंसिया का मतलब होता है प्रोलैप्स ऑफ द यूट्रस, पेल्विक ऑर्गन प्रोलैप्स भी इसको कह सकते हैं, लेकिन यहाँ पर यदि आपको ऑप्शन में यूट्राइन है तो यहाँ पे आप कह सकते हैं यूट्राइन प्रोलैप्स में आपके जो पेल्विक ऑर्गन है वो सभी मतलब बाहर आ जाए फुली, विथ यूट्रस, पूरा फुल यूट्रस है जो बाहर आ जाए, तो वो क्या कहलाता है, प्रोसीडेंसिया। क्या होगा, प्रोसीडेंसिया। इसकी डिग्री होती है फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और लास्ट होती है क्या, प्रोसीडेंसिया। नेक्स्ट वन, विच हार्मोन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर परनीसियस वॉमिटिंग, कौन सा हार्मोन है जो परनीसियस वॉमिटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है, एचसीजी, प्रोलैक्टिन, एस्ट्रोजन या फिर एफएसएच। तो यहाँ पर परनीसियस के साथ साथ यदि हम यहाँ पे कह सकते हैं कि जो प्रेगनेंसी इंड्यूस्ड वॉमिटिंग भी आप कह सकते हैं, या फिर जेस्टेशनल वॉमिटिंग भी कह सकते हैं। तो यहाँ पर इसके लिए जो हार्मोन रिस्पॉन्सिबल होता है वो होता है एचसीजी, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन, जो कि आफ्टर 4 मंथ की प्रेगनेंसी के बाद है जो क्या होने लगता है, धीरे धीरे डाउन होने लगता है इसका लेवल, और प्रेगनेंसी वॉमिटिंग आना स्टॉप हो जाती है। और इस दौरान जो वॉमिटिंग हो रही है उसको क्या कहते हैं हम, क्या नाम है जो दिया जाता है। तो यहाँ पर यदि हम बात करते हैं प्रेगनेंसी में होने वाली वॉमिटिंग की, तो इसको ट्रीट करने के लिए क्या दिया जाता है, पायरिडॉक्सिन, एक विटामिन का नाम है, आपको पता होना चाहिए, पायरिडॉक्सिन दिया जाता है। ऑन्डम वगैरह डॉक्टर बहुत रेयर केस में प्रिस्क्राइब करते हैं। और एचसीजी हार्मोन है, क्या है यहाँ पर, एचसीजी हार्मोन ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिन हार्मोन सिंक टू ट्रोफोब्लास्ट सेल्स इसको रिलीज करती है। नेक्स्ट वन, a mother at 18 weeks gestation came to the hospital with complaint of painless slight vaginal bleeding that is bright red in color and stop spontaneously. The condition is known as, यदि आपकी क्लाइंट 18 हफ्ते का जेस्टेशनल पीरियड है, हॉस्पिटल आती है, उसको दर्द नहीं हो रहा है लेकिन वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है और जो कि लाल कलर की है डार्क, लेकिन सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो ये क्या है, इनवाइटेबल अबॉर्शन, थ्रेटेंड अबॉर्शन, सेप्टिक अबॉर्शन या फिर कंप्लीट अबॉर्शन। तो यहाँ पर ब्लीडिंग हो रही है, पेनलेस है, लेकिन आपके सामने ऑप्शन में क्या है, अबॉर्शन के रिगार्डिंग है आपको। यदि पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग कहते हैं तो आप प्लेसेंटा प्रीविया भी मान सकते हैं यदि ऑप्शन में होता, लेकिन पेनलेस वेजाइनल ब्लीडिंग हो रही है, डार्क रेड कलर की हो रही है और सडनली स्टॉप भी हो गई है, तो एक तरीके से उसको क्या है, डर है, तो डर हुआ मतलब यहाँ पे क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन। बच्चा वायबल है, बच्चे के सर्वाइव होने के चांसेस हैं, जो फीटस से सर्वाइव हो कर सकता है,
लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल पहुंच गई है, तो यहाँ पर आपका क्लाइंट क्या हो गया, थ्रेटेंड अबॉर्शन का। सेप्टिक में इन्फेक्शन होता, ब्लड आ रहा है, लेकिन दर्द भी होता, कंप्लीट में भी दर्द होता, इनवाइटेबल में भी दर्द होता, लेकिन थ्रेटेंड में पेन नहीं हो रहा है, ब्लीडिंग हो रही है, वो सडनली स्टॉप भी हो गई है। नेक्स्ट वन, वैसेक्टोमी इज अ प्रोसीजर डन ऑन अ मेल फॉर स्टरलाइजेशन। तो वैसेक्टोमी प्रोसीजर मेल में परमानेंट स्टरलाइजेशन के लिए किया जाता है। तो यहाँ पर कौन से ऑर्गन इन्वॉल्व रहेंगे, प्रोस्टेट ग्लैंड, सेमिनल वेसिकल, टेस्टिस या फिर वास डिफरेंसेस। तो यहाँ पर जो ऑर्गन, वैसेक्टोमी का मतलब होता है परमानेंट स्टरलाइजेशन, परमानेंट फैमिली प्लानिंग, मेल में यहाँ पे की जाएगी, फीमेल में ट्यूबेक्टोमी होती है। और हम बात करें तो वर्ल्ड वाइड सबसे ज़्यादा ट्यूबेक्टोमी ही परमानेंट स्टरलाइजेशन में यूज़ की जाती है। कोई भी मेल पर्सन है जो वैसेक्टोमी नहीं करवाना चाहता है। तो यहाँ पर वैसेक्टोमी में जो ऑर्गन इंक्लूड होता है वो क्या होता है, वास डिफरेंसेस। क्या हो गए, वास डिफरेंसेस। नेक्स्ट वन, when the cord is slipped down below the presenting part, it lies in front of it in the intact bag of membrane is called the। जब भी कॉर्ड स्लिप डाउन हो जाए, स्लिप डाउन होके जो प्रेजेंटिंग पार्ट है वहां पे आ जाए, तो ये क्या है, कॉर्ड प्रोलैप्स, कॉर्ड प्रेजेंटेशन, ऑकल्ट प्रोलैप्स या फिर नन ऑफ द अबव। तो कॉर्ड है जो स्लिप डाउन होकर प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाती है, कहाँ पर, प्रेजेंटिंग पार्ट के यहाँ पर आ जाए, इसके कारण जो मेम्ब्रेन है वो भी इंटैक्ट हो जाए, मतलब क्लोज हो जाए, तो वो कहलाता है कॉर्ड प्रेजेंटेशन। मतलब प्रेजेंटिंग पार्ट क्या हो गया, कॉर्ड हो गई। जो प्रेजेंटिंग पार्ट होना चाहिए वो ना होके, प्लेसेंटा ना होके, प्रेजेंटिंग पार्ट में क्या आ गया, कॉर्ड आ गई। नेक्स्ट वन, चैडविक साइन मींस। तो चैडविक साइन का मतलब क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना, पल्सेशन फेल्ट इन द वेजाइना, सॉफ्टनिंग ऑफ द सर्विक्स या फिर इंटरमिटेंट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन। ये देखिए कितना अच्छा सिंपल सा क्वेश्चन है। और एमपी ग्रुप 5 का जो एग्जाम हुआ था, आई थिंक 19 फरवरी को जो एग्जाम हुआ था, उसके क्वेश्चन में चैडविक साइन है, लेकिन उन्होंने जो ऑफिशियल आंसर की दी थी उनमें उन्होंने चैडविक साइन की जगह बलोटमेंट है जो आंसर कर दिया ऑफिशियल आंसर की में। आई होप सो कि जिन लोगों ने ऑब्जेक्शन लगाए होंगे उनके मार्क्स जरूर बढ़ जाएंगे। चैडविक साइन का मतलब होता है ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। क्या है, ब्लूइश डिस्कलरेशन ऑफ द वेजाइना। नेक्स्ट वन, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ एसटीडी, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज इनमें से कौन सी नहीं है। हर्पीज तो है, हर्पीज है, कैंडिडा एल्बिकेंस भी है, गोनोरिया भी है, सिफिलिस भी होगा, लेकिन यहाँ पर जो एक और ऑप्शन है, क्या है, इकोनोकोकस। क्या है, इकोनोकोकस। ये यहाँ पर एक तरीके से हाइड्रेट बॉम्ब के कारण होने वाली प्रॉब्लम है। और यहाँ पर एक इन्फेक्शियस डिसीज तो है, लेकिन ये सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिसीज नहीं है, और ये मेनली ह्यूमन बीइंग में होने वाली प्रॉब्लम भी नहीं है। ये जनरली किस में होती है, ह्यूमन में होती है, लेकिन रेयर होती है, एनिमल्स में ज्यादा होती है। नेक्स्ट वन, द मोस्ट कॉमन साइट ऑफ जेनाइटल टीबी इन वुमेन इज। तो जो जेनाइटल ट्यूबरक्लोसिस के लिए कॉमन साइट है वो क्या है, जेनाइटल मतलब रिप्रोडक्टरी ऑर्गन की बात की जा रही है। तो जेनाइटल टीबी में वुमेन में कौन सा सबसे ज्यादा अफेक्ट होने वाला पार्ट है, फैलोपियन ट्यूब, यूट्रस, सर्विक्स या फिर वेजाइना। तो मोस्ट कॉमन साइट है जेनाइटल टीबी के लिए वो क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। क्या है, फैलोपियन ट्यूब्स। नेक्स्ट वन, टोकोलाइटिक ड्रग्स आर यूज्ड टू। एक क्वेश्चन भी अभी रिसेंट में इतना सीधा सा तो नहीं आया था, बट आया इसी तरीके से था कि टोकोलाइटिक ड्रग का यूज है जो किसके लिए किया जाता है, इंड्यूस कॉन्ट्रैक्शन, इनहिबिट यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन, सर्वाइकल डायलिटेशन या फिर ऑल ऑफ दी अबव। तो यहाँ पर कॉन्ट्रैक्शन को इंड्यूस करने के लिए हमेशा दिया जाता है ऑक्सीटोसिन। इनहिबिट करने के लिए यदि प्रीटर्म डिलीवरी होने वाली है तब दिए जाते हैं क्या, टोकोलाइटिक्स एजेंट। क्या है, टोकोलाइटिक एजेंट। सर्वाइकल डायलिटेशन और राइटनिंग के लिए जो प्रोस्टाग्लैंडिन यूज किए जाते हैं, क्या यूज किए जाते हैं, प्रोस्टाग्लैंडिन। तो यहाँ पर टोकोलाइटिक ड्रग्स क्या है, मतलब है सर्वाइकल जो यूट्राइन कॉन्ट्रैक्शन है उनको इनहिबिट करने का काम करेंगी, और इसकी हेल्प से प्रीटर्म डिलीवरी को मैनेज है जो किया जा सकता है। यदि समय से पहले बच्चा पैदा होने वाला है तो उस दौरान मेडिकेशन दी जाती है ताकि कुछ दिन और मिल जाए। नेक्स्ट वन, द एक्शन ऑफ PGE2 इज। तो PGE2 का एक्शन क्या है, जस्ट मैंने अभी आपको बताया प्रोस्टाग्लैंडिन का। तो
तो यहाँ पर सर्वाइकल डायलेटेशन, मायोमेट्रियल कॉन्ट्रैक्शन, स्टिमुलेशन ऑफ यूट्रस या फिर नन ऑफ द अबव। सर्विक्स डायलेट होने के लिए PGE2 है जो इस्तेमाल किए जाते हैं। नेक्स्ट वन इज फर्स्ट स्टेप इन द प्रोसेस ऑफ वाटर प्यूरिफिकेशन इज लार्ज स्केल। तो यहाँ पर फर्स्ट स्टेप क्या है वाटर प्यूरिफाई करने के लिए? बॉइलिंग, डिसइंफेक्शन, स्टोरेज या फिर फिल्ट्रेशन। इसके स्टेप आपको मैंने कई बार बताए हैं। वाटर को प्यूरिफाई आप कब करेंगे? तब आपके पास पानी होगा। पानी कहाँ होगा? जब आप उस पानी को स्टोर करके रखेंगे। इतने पानी को बॉइल तो कर नहीं सकते हैं आप। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट स्टेप क्या होगा? स्टोरेज। क्या होगा? स्टोरेज। जैसे आपके यहाँ घर पे पानी की टंकी होगी या फिल्टर होगा, उसमें पानी स्टोर होगा, तभी आप उसको फिल्टर कर पाएंगे। लेट्स इट, तो यहाँ पर भी क्या होगा? स्टोरेज। नेक्स्ट है यहाँ पे आपका क्वेश्चन, हेड क्वार्टर ऑफ यूनिसेफ। तो यूनिसेफ का हेड क्वार्टर कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में। जेनेवा में कहाँ किसका है? WHO का। किसका? WHO का। FAO फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का कहाँ पर है? रोम में। नेक्स्ट वन, फर्स्ट रेफरल यूनिट इज। फर्स्ट रेफरल यूनिट और FRU कौन है? CHC मतलब कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, PHC प्राइमरी हेल्थ सेंटर, सब सेंटर, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट क्या कहलाती है? कम्युनिटी हेल्थ सेंटर, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र। नेक्स्ट वन, द मेन फोकस फॉर ऑर्गेनाइजिंग होम विजिट इज। तो यदि आप होम विजिट करते हैं तो आपका पहला फोकस किस पे होना चाहिए? डेमोग्राफी सर्वे पर, इंस्पेक्शन ऑफ होम एनवायरनमेंट, प्रिवेंटिंग एंड कंट्रोल ऑफ डिसीज या फिर चेकिंग वर्क ऑफ अदर नर्सेज। तो यदि आप होम विजिट पर जा रहे हैं तो आपका फर्स्ट जो मेन टारगेट होना चाहिए वो क्या होना चाहिए? होम एनवायरनमेंट को इंस्पेक्ट करना। उसी से पता चलेगा कि लोग एक छोटे घर में कितने लोग रह रहे हैं। ज़्यादा लोग रह रहे हैं तो बीमारी होने का रिस्क भी होगा। घर प्रॉपर वेंटिलेटेड है या नहीं, तो वो सब चीज़ें यहाँ पे आपकी इस विजिट में इंक्लूड हो जाएंगी। नेक्स्ट है एड्स इज़ा। तो एड्स क्या है? सबको पता है। एड्स क्या है? वायरल डिसीज। HIV नाम के वायरस से होने वाली डिसीज है। HIV का जो वायरस है वो कौन सा वायरस है? DNA, RNA, mRNA या फिर रेट्रोब्रेडा फैमिली से। तो यहाँ पर एक कौन सा वायरस है? रेट्रोब्रेडा फैमिली से बिलोंग करने वाला वायरस। नेक्स्ट वन, न्यूट्रिशनल इंटरवेंशन एंड लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो यदि न्यूट्रिशनल आप जो अपना खाना पीना खाते हैं उसमें चेंज करें, आपकी जो लाइफ स्टाइल है, वॉक करें, घूमे फिरे, तो ये सब किस तरीके के एग्जाम्पल हैं? टर्सरी प्रिवेंशन, प्राइमरी, प्रीमोर्डियल या फिर सेकेंडरी। तो यहाँ पर देखिए सभी टाइप के प्रिवेंशन बताए गए हैं। प्राइमरी मतलब आपको डिसीज नहीं हुई है लेकिन उसके पहले ही आप अपनी लाइफ स्टाइल बदल लेते हैं, खान पान बदल लेते हैं, वॉक करने जाते हैं, ज़्यादा तेल का नहीं खाते पीते, फैटी आइटम नहीं खाते, तो आपको जो प्रॉब्लम्स हैं जैसे ब्लड शुगर हाई होना, BP बढ़ना, तो इन सब चीज़ों से आप क्या कर रहे हैं? बच रहे हैं। तो ये सब किस में आएंगे? प्राइमरी में। यदि हाँ आपको बीमारी हो गई है, आप उसके कॉम्प्लिकेशन से बच रहे हैं, तब आता आपका सेकेंडरी में।